हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर 6 की, जिसका नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो आप चैप्टर का नाम देख रहे हो, क्या है भाई? भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो किसके संदर्भ में बात करेंगे? भारत के संदर्भ में बात करेंगे, यानी कि हम नियोजन की बात तो करेंगे, हम यहाँ पर सतत पोषणीय विकास की बात तो करेंगे, लेकिन वो भारत के कंटेक्स्ट में हम करने वाले हैं कि भाई जो नियोजन है वो भारत के लिए किस प्रकार से चल रहा है, कितना नियोजन हम कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है। और ये इंडिया के कंटेक्स्ट में हम करने वाले हैं, और सतत पोषणीय विकास की बात भी हम जो करेंगे वो भारत के ही पर्सपेक्टिव में, संदर्भ में करने वाले हैं। समझ आया? तो क्या आपको इन दोनों वर्ड का मतलब पता है, नियोजन और सतत पोषणीय विकास? ठीक है भाई, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो इनके बारे में। देखो, अगर मैं नियोजन की बात करता हूँ, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। तो किसी काम को करने से पहले उसके लिए जो आप रूपरेखा बनाते हैं कि भाई इस काम को कैसे करना, आपका नियोजन होता है। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। और सतत पोषणीय विकास का मतलब सिंपल सा होता है कि मुझे संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना कि जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए संसाधन बचे रहे और हमारी जो जरूरत है वो भी पूरी हो जाए। ठीक है, हमको भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, जो आने वाली जनरेशन है उनको भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। सीधी सी बात है। समझ आ गया? तो इसका मतलब क्या होता है, सतत पोषणीय विकास। और नियोजन का मतलब मैंने बता दिया। अब इसको भारत के संदर्भ में किस प्रकार से हम समझ सकते हैं उसकी बात हम करने वाले हैं। ठीक है भाई, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी वीडियो रहने वाली है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स है तो कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। क्लास 12 एएसपी न्यू ग्रुप के नाम से आपको मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने भी। कुछ ही पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये आपका सिलेबस है जो कि आज हम करने वाले छठा चैप्टर। ठीक है, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ नियोजन की, अगर अपने डेली लाइफ में भी देखते हो तो जो प्लानिंग शब्द है, ये जो नियोजन वर्ड है, ये आपके लिए कोई नया नहीं है। ये कोई आपके लिए नया नहीं है, आप इससे परिचित हैं। आप डेली लाइफ में इसको कहीं ना कहीं यूज कर रहे होगे। अब आप सोच रहे होंगे अच्छा मैं तो यूज नहीं करता। आप सोचो कि आप कुछ भी काम करने से पहले सोचते होगे ना, मुझे ऐसे करना है इसको। तो आप एक तरह से योजना ही बना रहे हो, नियोजन ही कर रहे हो, ध्यान रखना है। तो नियोजन एक आपके लिए नया शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों में से एक है। ठीक है, और आगे मैं बात करूं, अब जो इस शब्द का प्रयोग आपने कहाँ पे करा होगा? देखो, अपनी परीक्षा के टाइम पर कि भाई मैं इस पर्टिकुलर पेपर के लिए तैयारी किस प्रकार से करूंगा, या मैं जब परीक्षा देने जाऊंगा तो पहले मैं ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा, फिर ये सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा, देन ये वाला करूंगा। तो ये क्या कर रहे हो आप? ये नियोजन कर रहे हो अपने लिए, है ना। और किसी पर्वतीय स्थल पर जाने के लिए भाई की गई तैयारी के संदर्भ में भी आप कह सकते हो वहाँ पे नियोजन हुआ है। मतलब कि आप कहीं पहाड़ों वगैरह पर जा रहे हो, पर्वतीय क्षेत्र पर जा रहे हो, तो उससे पहले आप जो जो कहोगे मुझे वहां पर जाके करना क्या है, कौन कौन सा मुझे सामान ले जाना है। ठीक है, तो ये सब जब करते हो ना, ये आपका क्या है, नियोजन में ही आता है। समझ आ रहा है? आगे चलो। अब किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए तय की गई जो योजना है वही नियोजन है। समझ आया? कि भाई कोई भी टास्क है उसको हम करना चाहते हैं सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, उसके अपने जो भी योजना बनाई है वो क्या आपकी नियोजन है। या फिर जो भी रूपरेखा बनाई है कि भाई इस काम को पर्टिकुलर ऐसे करना है, इस टास्क को ऐसे करना है, तो वो क्या ही नियोजन है। समझ आ गया? अब जब नियोजन की बात हम करते हैं, जब नियोजन की बात हम करते हैं तो इसके अंदर ना कौन कौन सी बातें आती हैं? पहला आता है भाई सोच विचार की प्रक्रिया। जहां पर नियोजन होगा वहां पर सोच विचार तो होगा ही होगा। उसके बाद कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। रूपरेखा मतलब आप समझ सकते हो कि भाई इस काम को किस प्रकार से करना है, पहले ये होगा, देन ये, देन ये। तो आपने क्या कर दिया, पूरी रूपरेखा बना दी कि भाई हमें इस प्रकार से इस काम को करते चले जाना है, तब जाके हमें सब सफलता मिलने वाली है। समझ आ गया? तो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करी जाती है, उद्देश्य तय करा जाता है। जो भी आप काम करना चाहते हो उसका उद्देश्य क्या है, तभी तो आप उसके लिए योजना बनाओगे, देन आपका नियोजन कहलाता है। समझ आया? तो उद्देश्य तय करना, पर्पस तय करना, और उद्देश्य को प्राप्त करना है। भाई उद्देश्य तय करने से कुछ नहीं होता, उसको प्राप्त भी तो करना होता है, हासिल भी करना होता है। तो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों का क्रियान्वयन सम्मिलित होता है। ठीक है भाई, तो अपने नियोजन के लिए जो भी आपने गतिविधियां सोचे कि भाई पर्टिकुलर इस टास्क के लिए मुझे अगर टास्क को कंप्लीट करना है तो मेरे को ये करना पड़ेगा, ये गतिविधियां करनी पड़ेंगी, तो उस गतिविधियों को करना भी है। ठीक है, बस सोचने से कुछ नहीं होगा। तो अगर हमें उद्देश्य को प्राप्त करना है, टास्क को सक्सेसफुल करना है, तो हमारी जो गतिविधि है जो हमने सोची है पर्टिकुलर कार्य से संबंधित, उसको हमें पूरा करना होगा। ठीक है, टाइम के साथ पूरा करना होगा, तभी क्या हमारा उद्देश्य हमें प्राप्त हो पाएगा। ये तो आपकी डेली लाइफ की बात हो गई। और ये जो प्लानिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं, ये आपका वैसे अगर किसी कंट्री के बारे में बात करोगे तो उसके लिए भी यही चीज लागू होती है। अगर एक कंट्री का कोई क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है,
अब उस क्षेत्र का विकास कैसे करना है उसके लिए प्लानिंग की जाएगी, सीधी सी बात है। तो उसमें सोच विचार करा जाएगा भाई यहाँ पर विकास कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर विकास करना तो भाई किस सेक्टर को पहले हम छेड़े, है ना, या पर्टिकुलर एक सेक्टर को पहले विकसित करें। तो यहाँ पर सोच विचार चलेगा भाई, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करी जाएगी भाई किस प्रकार से हमें विकास करना है। पर्पस तय करा जाएगा भाई हमें इस पर्टिकुलर एरिया का विकास करना है तो क्यों करना है, इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होंगे। तो एक मैं कहूँ तो इसके फायदे नुकसान भी देखने होते हैं, उद्देश्य भी तय करना होता है। उद्देश्य इसका ये हो सकता है भाई कि काम को पूरा ढंग से करना है, टाइमली करना है, यहाँ पे लोगों को फायदा पहुंचाना है, लोगों के दुखों को दूर करना है जो उस क्षेत्र में लोग फेस कर रहे हैं। तो बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। और उद्देश्य प्राप्त करना है तो बस जो जो तुमने रूपरेखा बनाई है, जो जो गतिविधियां तुमने सोची है उस टास्क के लिए वो पूरा करो। समझ आ गया, आगे चलते हैं। अब नियोजन के दो उपागम होते हैं। अगर एक देश के अंदर, जैसे हम भारत की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ पर अगर नियोजन करना है, अगर नियोजन यानी प्लानिंग करने के इस क्षेत्र के विकास के लिए, तो यहाँ पर दो उपागम की बात करी जाती है। एक है भाई खंडीय उपागम जिसको हम सेक्टोरल नियोजन भी बोलते हैं, और दूसरा आपका होता है प्रादेशिक नियोजन। एक आपका खंडीय नियोजन और आपका प्रादेशिक नियोजन। अब देखो खंडीय से क्या मतलब होता है, बटना। खंड का मतलब जहां पर खंड बट गए, कुछ हिस्से बट गए, है ना। तो खंडीय नियोजन का मतलब नाम से समझ आ जाएगा आपको, जब हम क्या करें नियोजन को खंड में बांट बांट कर करें आपका खंडीय नियोजन हो जाता है। अब खंड में बांट बांट कर मतलब कि तो एक क्षेत्र का अगर आपको विकास करना तो बहुत सारे पर्टिकुलर आप कह सकते हो सेक्टर होते हैं, या पर्टिकुलर कोई एरिया आप ले रहे हो तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जब जाके अगर आप उसको पूरा करोगे तब जाके उसका विकास होगा, सीधी सी बात है। जैसे एक सेक्टर का कृषि हो जाएगा, है आपका, बाकी आप पशुपालन, सिंचाई, परिवहन, उद्योग वगैरह हो जाएंगे। तो ये आपके बहुत सारे सेक्टर हो जाएंगे, है ना। तो अब पहले ये खंडीय नियोजन के अंदर ये देखा जाता है कि भाई किस सेक्टर को ज्यादा जरूरत है विकास की, तो पर्टिकुलर उस सेक्टर को पकड़ ले जाता है उस क्षेत्र में, है ना। लेकिन प्रादेशिक नियोजन में क्या होता है कि प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए बनाई जाने वाली योजना। देखो अगर तुम ये मान लो कि दो राज्य हैं, क्या दो राज्य हैं, एक तो ज्यादा डेवलप है, उसका विकास हो रखा है, दूसरे का नहीं हो रखा है, तो यहाँ पर क्या फैल गया, प्रादेशिक असंतुलन फैल गया है। क्या फैल गया भाई, प्रादेशिक असंतुलन फैल गया है। तो उस असंतुलन को कम करने के लिए जो योजना बनाई जाती है वो प्रादेशिक नियोजन के तहत ही बनाई जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मैं कहूँ एक जगह भी है, एक राज्य भी है, तो उसके अंदर ही मान लो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स भाई डेवलप नहीं है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बहुत डेवलप है, जिले डेवलप्ड है। तो ऐसे में क्या होगा, दूसरे जो जिले हैं उनके लिए क्या बनाई जाएगी, प्रादेशिक नियोजन बनाया जाएगा, ठीक है। तो प्रादेशिक नियोजन में क्या होता है, कोई क्षेत्र बांटे नहीं जाते हैं, वहां पर कोई खंडन नहीं करा जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर सेक्टर का मैं नियोजन विकास करना है, इस सेक्टर का करना नहीं, पूरे प्रदेश का यहाँ पर विकास करा जाता है, उसको हम प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। ताकि जो प्रादेशिक संतुलन है, प्रादेशिक संतुलन बता दिया मैंने कि भाई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या कोई राज्य है उनके बीच में असंतुलन फैला हुआ है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट या विकास, समझ आ रहा है। तो ऐसे खंडीय नियोजन बता चुका हूँ भाई, जहां पर विकास को अलग अलग खंडों में बांटकर करा जाता है, हर सेक्टर का अलग से विकास करा जाता है, जहां पर कृषि, ऊर्जा निर्माण, उद्योग, सिंचाई, परिवहन, संचार, विनिर्माण और सेवा का विकास, समझ आ रहा है। तो एक खंडीय नियोजन होता है। कई बार क्या होता है ना कि कोई पर्टिकुलर क्षेत्र में पीछे रह जाता है, कोई क्षेत्र पर्टिकुलर कोई सेक्टर में क्या होता है, कोई प्रदेश पीछे रह जाता है, तो उसी का विकास मेनली करा जाता है। आप सोचोगे अब हमें कैसे पता चलेगा भाई कि कृषि में वहां पर लैग, वो जो पर्टिकुलर क्षेत्र है वहां पर कमी आ रही है, कृषि का विकास है वहां पर, या ऊर्जा नहीं है वहां पर बिल्कुल भी, तो वहां पर भाई योजना बनाई जाएगी ना। क्या बनाई जाएगी, योजना बनाई जाएगी, सोचा जाएगा भाई, सोच विचार करा जाएगा, जो कि प्लानिंग का पार्ट है, जो कि प्लानिंग का पार्ट है सोच विचार करना, है ना। तो उसे वही मैं कह रहा हूँ, तो प्लानिंग के अंदर अपना सोच विचार करना आता है, तभी तो पता चलता है भाई इस क्षेत्र में इस चीज की कमी है, देन विकास करा जाता है। आगे चलो। अब आप सोच रहे हो कि यार ये जो योजना वगैरह लाई जाती है बहुत जगह, पर्टिकुलर किसी जगह के लिए कि भाई इस क्षेत्र का विकास करना है हमने को, है ये थोड़ा पिछड़ा रह गया है, तो यहाँ पर इस प्रकार के संसाधन है, इन संसाधनों का ऐसा यूज करना है कि यहाँ पर ये संसाधन नहीं है तो कहीं और से संसाधन लाने हैं ताकि इस क्षेत्र का विकास हो जाए। तो कौन सोचता होगा, देखो अगर मैं आज से आज 2025 चल रहा है, तो आज से अगर मैं 10 साल पहले पीछे चले जाऊं, ठीक है, तो उस टाइम पे एक नया वर्ड आपको देखने को मिलेगा, नीति आयोग। क्या, नीति आयोग आपको देखने को मिलेगा। अभी भी नीति आयोग एक्सिस्ट करता है, और 2015 से पहले 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी
2015 से पहले क्या होता था? आपका योजना आयोग होता था, जो कि भाई देश के अंदर प्लानिंग का काम करता था। किसी क्षेत्र के विकास की हमें बात करनी है तो वहां पर योजना आयोग काम करता था, जो कि 2015 से पहले एग्जिस्ट करता था, है ना। 2015 के बाद योजना आयोग की जगह कौन आ गया? आपका नीति आयोग आ चुका है। ध्यान रखना, इसको जो है 1 जनवरी 2015 को लागू करा गया है या बनाया गया है, ध्यान रखना। अब कह सकते हो योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। इसका छोटा सा इसका आंसर है कि भाई योजना आयोग की जगह नीति आयोग को क्यों लाया गया है, ये अगर आप पोल साइंस पढ़ते हो तो तुम्हें बता भी रखा है ना। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ योजना आयोग की, तो योजना आयोग से नीति आयोग इसलिए बन गया कि योजना आयोग के अंदर ना भाई राज्यों को विकास में शामिल होने का मौका नहीं मिलता था। अगर उनके राज्य की बात भी हो रही है तो वो राज्य तो वहां पर शामिल होते ही नहीं थे योजना आयोग के अंदर। अगर कोई क्षेत्र के विकास की पॉलिसी वगैरह बनानी है तो अब क्या हो गया भाई, इसी को कम करने के लिए भाई कि राज्य भी शामिल हो सके विकास के अंदर, तो नीति आयोग बनाया गया, जिसमें कि नीति आयोग के अंदर राज्य को भी क्या मिलता है? प्रतिनिधित्व मिलता है। समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वही बात है, योजना आयोग पहले योजना बनाता था हर क्षेत्र के लिए जहाँ विकास करना है। आप सुनते होंगे ना भाई, पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, तो पंचवर्षीय योजना भी कौन लागू करता था? योजना आयोग लागू करता था। समझ आ गया? और योजना आयोग के बाद नीति आयोग आया। देखो, अब आज के टाइम पे तो कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनती है, ठीक है। आज के टाइम पे सिर्फ जो लीडर्स होते हैं उनके सिर्फ वादे चलते हैं और उसको भी वो फुलफिल नहीं करता, आपको पता है ना। तो भाई पहले पंचवर्षीय योजना में 5 साल के लिए हमें किस प्रकार से क्या क्या गतिविधियां करनी है ये तय कर लिया जाता था, किस प्रकार संसाधनों का यूज करना है, ठीक है, ये परियोजना लागू करनी है तय कर लिया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है। तो आप मुझे कमेंट में बताओगे अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजना लागू करी गई है? हाँ, और पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में आप बताओगे भाई कि पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, दूसरी का क्या था, बस इतना बताओगे। और टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना अभी तक लागू हो चुकी हैं? अगर उनका कार्यकाल बता सकते हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है भाई, आपकी इच्छा है। समझ आया? तो योजना आयोग की जगह क्या है? नीति आयोग है, बता चुका हूँ। और आगे ये आपके बॉक्स में बता रखा है आपको, ठीक है भाई। स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजना, है ना। केंद्रीकृत का मतलब क्या होता है? पूरे देश के लिए योजना बनाना, तो लागू करना। और केंद्रीकृत का मतलब यही हो गया कि भाई केंद्र पर्सपेक्टिव से क्या बन रही है, सेंट्रलाइज्ड पर्सपेक्टिव से क्या बन रही है, योजना बन रही है, वहां पर राज्यों का योगदान बिल्कुल लगभग 0 के बराबर है ना। तो केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया, लेकिन धीरे धीरे विकेंद्रीकृत बहुस्तरीय योजनाओं की और कदम बढ़ाए गए। विकेंद्रित का मतलब होता है जहां पर भाई पर्टिकुलर राज्य के विकास की बात भी करी जा रही है, ठीक है, राज्य की ओर भी कदम बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी योजना आयोग की थी। सही बात है। आप देखो ना, अगर आप केंद्रीकृत योजना चला रहे हैं पूरे देश को लाभ होगा, लेकिन आप पर्टिकुलर क्षेत्र तक हम कदम बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ पे राज्य की बात भी आएगी, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात भी आएगी, जिले की बात भी आएगी। तो अब उस स्तर पर योजना बनानी है तो वहाँ पे जिले को भी इंक्लूड करना चाहिए भाई, राज्यों को भी इंक्लूड करना चाहिए। मैं नहीं कि तुम सेंट्रलाइज अधिकारियों को इंक्लूड करके योजना तुमने बना दी, तो कैसे भाई इस योजना को इम्प्लीमेंट करना है तो मैं वहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछना पड़ेगा ना भाई दिक्कत क्या है, तभी तक विकास वाली योजना बन पाएगी, है ना। तो यहाँ पर योजना आयोग की जिम्मेदारी थी भाई कि योजना तैयार करे, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, जो भी है। तो ऐसे में, लेकिन आप सोचो ना, यहाँ पर राज्य का योगदान है ही नहीं, मेंबर है ही नहीं कोई राज्य का। तो ऐसे में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया, बता चुका हूं मैं। और केंद्र और राज्य सरकारों को युक्तिगत और तकनीकी सलाह देने के लिए भारत के आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, देखा है ना कि भाई आर्थिक नीति निर्माण में एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए वहां पर राज्यों की जो भागीदारी है, ठीक है, जो राज्यों की भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए कि भाई राज्यों की भागीदारी भी हो पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है, आर्थिक नीति बनाने में, इस उद्देश्य से नीति आयोग बनाया गया है, ध्यान रखना है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? आगे चलते हैं। अब यहां पर हम पढ़ेंगे लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, ठीक है, आई थिंक दूसरा टॉपिक है तुम्हारी एनसीईआरटी का। तो लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, देखो लक्ष्य क्षेत्र क्या, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन यानी कि हमने कोई क्षेत्र को छाट लिया, लक्ष्य क्षेत्र यानी कि हमारा ये क्षेत्र जो है हमने इसको लक्ष्य बनाया है, हमें इसका नियोजन करना है, इसका विकास करना है ना, ध्यान रखना है। तो लक्ष्य क्षेत्र नियोजन हो जाएगा। अब ये लक्ष्य क्षेत्र कैसे तय होगा, मन में सवाल आएगा भाई, तो जो लक्ष्य क्षेत्र नियोजन की बात हो रही है, ये लक्ष्य क्षेत्र तय कैसे होगा, कौन सा क्षेत्र है जहां पर नियोजन करना है, समझ रहे हो मेरी बात? तो वही आपको बताने वाला हूं इस टॉपिक में। देखो, तो ऐसे क्षेत्र जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, क्या, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो कि आर्थिक रूप से बिल्कुल टूटी हुई है उनकी कमर,
है ना, ऐसे क्षेत्र, तो उन क्षेत्रों में नियोजन प्रक्रम को विशेष ध्यान देना चाहिए। जितने भी नियोजन वाले कार्य हैं उस ऐसे क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए, सीधी सी बात है। और किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर आधारित होता है, ध्यान रखना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि उस क्षेत्र का विकास ज्यादा हो रखा है तो उसका मतलब संसाधन अच्छे हैं वहां पर। क्या फिर हर जगह संसाधन होंगे तो उसका विकास होगा? ऐसा बात है नहीं। संसाधन के साथ साथ और भी फैक्टर काम करते हैं। संसाधन होने से ही एक क्षेत्र विकास नहीं करता है, नो डाउट करता है, लेकिन ये नहीं कि भाई कंपल्सरी अगर संसाधन है उस क्षेत्र में तो विकास करेगा ही करेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो बाकी एक चीज तो कंपल्सरी है ही कि भाई अगर कोई क्षेत्र संसाधन के मामले में पीछे है तो वो तो गरीब रहेगा ही रहेगा, लेकिन जिस क्षेत्र में संसाधन है उसमें वो कुछ परसेंट तो रहता है कि भाई वो भी क्या भाई पीछे रह सकता है। अगर उसका संसाधन है तो भाई ऐसी कौन सी चीज हमें करनी पड़ेगी ताकि वो भी विकास कर जाए आर्थिक रूप से, ध्यान रखना है। तो बता चुका हूँ किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर आधारित होता है, समझ आ गया। लेकिन कभी कभी संसाधनों से भरपूर क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं। कुछ एग्जांपल आप दे सकते हो? बताना मुझे कमेंट में भाई, किसके ऐसे कौन कौन से राज्य हैं अपने इंडिया के अंदर जहां पर संसाधन तो भरपूर है, खनिज तो भरपूर है, ठीक है, तो लेकिन वो फिर भी पिछड़े हैं। समझ आ गया? इसका आंसर आपको पता होगा, मुझे कमेंट में बताना, ठीक है भाई। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर बताऊं संसाधनों से भरपूर होने के बाद भी बेचारे क्यों पिछड़े रह जाते हैं ऐसे क्षेत्र। देखो, पहला, इन संसाधनों का ढंग से यूज ना हो पाना। इन संसाधनों का सही ढंग से यूज नहीं हो पाना, सही ढंग से, ठीक है, सही वे में, ठीक है, ध्यान रखना, सही वे में यूज नहीं हो पाना। प्रॉपर प्लानिंग ना करना। क्या नहीं करना भाई? प्रॉपर प्लानिंग ना करना, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं करनी भाई, कि भाई इन संसाधनों को किस प्रकार से यूज करना है इस क्षेत्र के लिए। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये आपका क्या हो जाता है भाई, इस प्रकार से क्या होता है, संसाधनों से भरपूर क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं। और क्या वहां पे जो संसाधन है क्या उसके लिए टेक्नोलॉजी है यूज करने के लिए? भाई अगर किसी क्षेत्र में संसाधन है कि क्या आप उस संसाधनों को यूज करने के लिए काबिल हो, क्या आपके पास उस प्रकार का प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, या वहां पर कोई निवेश कर रही है गवर्नमेंट, वहां पर गवर्नमेंट निवेश कर रही है नहीं कर रही वहां पर उस पर्टिकुलर क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों को यूज करने के लिए, तो ये भी मैं यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। समझ आ गया? तो यही ध्यान रखना है कि भाई आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीक होनी चाहिए भाई संसाधनों का यूज करने के लिए, और निवेश की आवश्यकता भी होती है कि वहां पर निवेश करे गवर्नमेंट। भाई संसाधन है, मान लो खनिज है, अब उसको निकालना है खनन करके, तो निवेश करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, या वो राज्य सरकार की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। समझ रहे हो? और देश में नियोजन के अनुभवों से ये महसूस किया गया है कि आर्थिक विकास में ना क्षेत्रीय संतुलन है। क्या है? क्षेत्रीय असंतुलन है। जब ये नियोजन की प्रक्रिया चल रही है तो ऐसा महसूस किया गया एक्सपीरियंस से कि देश के अंदर ना भाई क्षेत्रीय असंतुलन है। एक राज्य के अंदर भी क्या है? क्षेत्रीय असंतुलन है, यानी कि एक क्षेत्र तो काफी विकसित हो चुका है, एक क्षेत्र बिल्कुल ही डूब चुका है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो नियोजन की प्रक्रिया से हमें महसूस हुआ है, पता चला है। और आगे देखिए, क्षेत्र और सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को काबू में रखने के लिए योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह योजना पागमों को प्रस्तुत किया है। अब तो नीति आयोग है, लेकिन उस टाइम पे प्रस्तुत करा गया था ये, जब योजना आयोग एग्जिस्ट करता था। तो क्षेत्रीय और समाज, देखो ध्यान रखना मेरी बात, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ तुम्हें, क्षेत्रीय और सामाजिक विषमता को पता है, जहाँ पर भेदभाव होता है समाज के अंदर, है ना, क्षेत्रीय और सामाजिक विषमताओं। तो क्षेत्रीय विषमता तो ये हो गया भाई, कोई ज्यादा डेवलप है, कोई कम डेवलप है, एक क्षेत्र में ज्यादा सुविधा है, एक क्षेत्र में बिल्कुल सुविधा नहीं है, तो क्षेत्रीय विषमता हो गया। सामाजिक विषमता भेदभाव हो गया धर्म के आधार पर, कास्ट के बेसिस पर। तो इसकी प्रबलता को काबू में रखने के लिए जो ये विषमता बढ़ रही है, ये विषमता जो बढ़ रही है, इसको काबू में करने के लिए, इसको नैरो डाउन करने के लिए, कम करने के लिए योजना आयोग ने क्या करा है? लक्ष्य क्षेत्र, ठीक है, और लक्ष्य समूह, ये दो उपागम को क्या करा है? लागू करा है योजना आयोग ने। लक्ष्य क्षेत्र तो हो गया भाई, पर्टिकुलर क्षेत्र को पकड़ ले जहां पर क्षेत्रीय विषमता है, और लक्ष्य समूह ये हो गया भाई, पर्टिकुलर इस समूह को ज्यादा जरूरत है विकास की या जरूरत की, तो वहां पर उस समूह को टारगेट करा जाता है। समझ आ गया? उसके विकास के लिए। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि लक्ष्य क्षेत्र के लिए किन क्षेत्रों को शामिल करा जाता है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था टॉपिक के कि भाई कोई लक्ष्य क्षेत्र है, तो ऐसे में कौन सा क्षेत्र है जिसको हम लेंगे?
देखो भाई, ऐसा क्षेत्र हम ले सकते हैं जहां वो बाढ़ प्रभावित हो या सूखा संभावित क्षेत्र हो। सूखा संभावित क्षेत्र का मतलब है कि बार बार वहां पे सूखा पड़ जाता है, वहां पर बारिश कम होती है। या कोई पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्र तो ऑलरेडी बहुत सफर कर रहा होता है, आपको पता है, तो ऐसे में यहाँ पर विकास करना बहुत जरूरी हो जाता है। और अन्य पिछड़े हुए क्षेत्र, यहाँ पर एक पिछड़े हुए क्षेत्र की बात करेंगे हम, ध्यान रखना है। केस स्टडी दे रखी है आपकी बुक के अंदर। तो देखो, अब यहाँ पर ये तो कुछ ऐसे क्षेत्र हो गए, है ना, और कुछ कार्यक्रम चलाए भी गए हैं लक्ष्य क्षेत्र के तहत, वो बताऊंगा आगे, ध्यान रखना, बुक में दे रखा है तुम्हारी। तो लक्ष्य क्षेत्र के लिए हमने ऐसे क्षेत्र को चुनते हैं। तो यहाँ पर विकास कार्यक्रम किस प्रकार से करा जाता है, देखो, जब विकास क्रम की बात आती है तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा काम तो ये होता है क्षेत्र का चयन करा जाता है। क्षेत्र का चयन हमने कर लिया, और क्षेत्र की समस्या को समझा जाता है फिर कि भाई बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का हल कब निकलेगा, प्रॉब्लम को देखा जाता है। उसके बाद लक्ष्य का निर्धारण करा जाता है कि भाई इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारा गोल क्या है, बेसिकली गोल क्या है, हमारा गोल क्या है इस क्षेत्र के लिए, वो तय कर जाता है। और उसके बाद, और लक्ष्य का मतलब यहाँ पर तुम ये समझते हो डेडलाइन कि भाई कब तक विकास करना है, किस प्रकार से करना है, तो सब लक्ष्य में आ जाता है ना। उद्देश्य का निर्माण करा जाता है कि विकास कर क्यों रहे हैं, लक्ष्य कर लिया हमने कि भाई हमें विकास करना है, लक्ष्य है। इसका उद्देश्य करना है कि भाई उद्देश्य का मतलब होता है भाई विकास कर क्यों रहे हैं, यहाँ पर इसको हमें चुना ही क्यों है। उसके बाद हमने उद्देश्य चुन लिया, लक्ष्य निर्धारण कर लिया, अब योजना का निर्माण करना है कि भाई इसका विकास होगा कैसे। इसके अंदर तुम्हारा सोच विचार, ठीक है, सोच विचार करना आ जाएगा, ठीक है, रूपरेखा तैयार करना आ जाएगा कि भाई रूपरेखा, रूपरेखा, ठीक है ना, ये सब आ जाएगा भाई कि भाई मतलब रूपरेखा बनाने का मतलब है कि किस प्रकार से हम विकास करेंगे, किस क्षेत्र को, किस सेक्टर को पहले टच करेंगे, जहां पर ज्यादा जरूरत है फिर सेक्टर को टच करेंगे उस क्षेत्र के लिए, ताकि उसका विकास इजीली स्टेप बाय हो सके, है ना। उसके बाद योजना का क्रियान्वयन करेंगे। योजना बनाने से कुछ नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने से होता है, तुम्हें पता होगा ये, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जब तुम अपनी एग्जाम के लिए भी प्लानिंग कर रहे हो कि भाई मुझे इतना स्कोर करना है तो मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, सोचने से कुछ नहीं होता, तुम्हें उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो वही बात है, तो ऐसे में जब क्षेत्र तुमने चुन लिया है, अब ऐसे में योजना का क्रियान्वयन भी करना है, योजना को लागू तो करना है। उसके बाद योजना तुमने लागू कर दी, अब उसका क्या करना है, इवेल्युएशन करना है, मूल्यांकन करना है कि जैसे जैसे हमने सोचा था, जो जो हमने गोल निर्धारण करा था, लक्ष्य निर्धारण करा था, क्या उसके हिसाब से हमारा काम प्रगति पर है ना, कि हमारा कार्य प्रगति पर है या नहीं है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो समझ आया तुमको, ऐसे देखना है। आगे चलो, अब लक्ष्य क्षेत्र के लिए लाए गए कार्यक्रम के उदाहरण आप देखो। कुछ जो लक्ष्य क्षेत्र चुने जाते हैं तो उसके लिए कुछ कुछ मतलब लक्ष्य क्षेत्र चुन लिए ना, यहाँ पर मैंने बता दी कौन कौन से क्षेत्र चुने जाते हैं, तो ऐसे कुछ क्षेत्र चुने गए, तो इसके लिए कुछ कार्यक्रम लाए गए। तो उसके लिए कुछ उदाहरण आप देखिए, जैसे कि कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अब कमान क्षेत्र क्या होता है, देखो अगर मैं पूछूं कमान क्षेत्र क्या होता है, कमान क्षेत्र, तो कमान क्षेत्र का मतलब तुम समझ सकते हो जहां पर कोई भी परियोजना या गवर्नमेंट जो परियोजना लेके आती है, या कोई प्रणाली, कोई प्रणाली के तहत क्या है, उसको सिंचाई करवाई जाती है। क्या कराई जाती है भाई, सिंचाई कराई जाती है, या पानी पहुंचाया जाता है, सिंचाई करी जाती है या पानी पहुंचाया जाता है। और जहां पर कहने का मतलब है जहां पर सिंचाई के लिए पानी नहीं है, तो उसके लिए कोई परियोजना के तहत, या आप कह लो कि प्रणाली वहां पर लागू कर दी गई, तो उसके तहत वहां पर क्या है, पानी पहुंचाया जाता है, सिंचाई करवाई जाती है, तो कमान क्षेत्र हो जाता है। तो कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी कि कमान क्षेत्र को, ऐसे कौन कौन सा कमान क्षेत्र है पता करना, उसको नियंत्रण में लाना और उसका विकास करना, सीधी सी बात है, ये कार्यक्रम चलाया गया। उसके बाद सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ऐसे क्षेत्र जो सूखे हैं उनका विकास करना, ऐसे कार्यक्रम चलाए गए, है ना। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्रों का विकास करना। अब अगर बताऊंगा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में बता रखा आपकी बुक में, भाई कितने क्षेत्र चुने गए कि भाई पर्वत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उसको हमने चुना। उसके बाद लघु कृषक विकास संस्था, ठीक है, ये चलाया गया, जिसको हम SFDA भी बोलते हैं। उसके बाद सीमांत किसान विकास संस्था, जिसको हम MFDA बोलते हैं। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या करा गया भाई, पर्वतीय क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्य आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय सब आ जाते हैं ना, यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के लिए योजना बनाई गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अब यहाँ पर कुछ कुछ बातें देखो, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया लघु कृषक, पर्वतीय क्षेत्र में तो कुछ आपको बताना नहीं, बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब आया लघु कृषक और एक आगे आपका सीमांत किसान।
दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है। देखो, अगर मैं सीमांत किसान की बात करता हूँ, सीमांत किसान की अगर बात करूँ ना, तो जिसके पास लगभग 1 हेक्टेयर की भूमि हो, कितनी, 1 हेक्टर, 1 हेक्टेयर भूमि हो, और आई थिंक मेरे हिसाब से लगभग ये 2.5 एकड़ के आसपास होती है, ठीक है, 2.5 एकड़ के जमीन उसके पास हो, तो वो सीमांत किसानी कैटेगरी में आता है, जो कि खेती करने के लिए मुश्किल होती है, तो या इसको किराए पर दे देता है या खुद काम करता है, ठीक है, ध्यान रखना, किसी और जमीन पर बटाईदार के रूप में, या कह लो किराए की जमीन पर, या इसको किराए पे दे देता है इस जमीन को, है ना। तो ये हो गया। और ऐसे लघु कृषक की बात कर लो तो सीमांत किसान हो गया। और लघु कृषक में क्या होता है कि आप ये मान लो जिसके पास 1 हेक्टर से 2 हेक्टर तक की जमीन है, 1 हेक्टर से अधिक है और 2 हेक्टर से नीचे है, यानी 1 से 2 हेक्टर के बीच के बाद जमीन है, वो लघु किसान में आता है। तो सीमांत किसान का विकास करने के लिए संस्था बनाई गई, और लघु किसान के लिए भी विकास करने की संस्था बनाई गई, ध्यान रखना। समझ आ रहा है। और अब 8वीं पंचवर्षीय योजना मैंने बताया पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए, उत्तर पूर्वी राज्य के लिए, जहां पर वहां जनजातीय क्षेत्र और जितने पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनको विकसित करने के लिए योजना चलाई गई थी। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया लक्ष्य क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पर अब अगला पढ़ने वाले हैं पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। क्या पढ़ने वाले हैं? पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो पर्वतीय क्षेत्र का विकास करना है तो उसके लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो किस प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हैं देखो। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। और लेकिन पीछे मैंने कुछ और बताया तुमको। क्या बताया? देखो वापिस चलो। 8वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी और जनजातीय और पिछड़े जो क्षेत्र हैं उनको विकसित करने के लिए योजना बनाई गई। आरंभ करा गया था 5वीं में, लेकिन एक्चुअली में इंप्लीमेंट 8वीं के आसपास ही करा गया है, ठीक है, ध्यान रख रहा हूँ। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ कर दिया गया था। और इसके अंतर्गत क्या था भाई? उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय जिले, जैसे कि वर्तमान में जो उत्तराखंड है, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश से आपका उत्तराखंड बना है। पहले जो आपका उत्तराखंड है वो पहले उत्तर प्रदेश था ही पहले, ठीक है ना, लेकिन वो अलग हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय जिले जो कि आज उत्तराखंड के हिस्से हैं, ध्यान रखना है। मैं कहूँ तो वर्तमान उत्तराखंड की बात कर लो तो उत्तराखंड के जितने भी पर्वत वाले जिले हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। मिकिर पहाड़ी, असम की उत्तरी कछार की पहाड़ियां, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला और तमिलनाडु के नीलगिरी, तो कोई इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है ना, आदि को मिलाकर कुल 15 जिले शामिल हैं जो कि पर्वतीय क्षेत्र में आए हैं, जो कि पर्वतीय क्षेत्र में शामिल हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो इनके विकास के लिए यहाँ पर बात करी गई है। क्या मैं कहूँ तो इनके विकास का कार्यक्रम चलाया गया है। तो 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर, क्या बोला मैंने, 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने, जो नेशनल लेवल पर बनाई गई थी, उन्होंने क्या है, उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्र तो बहुत है, अगर हमें पिछड़े वाले पकड़ने हैं तो पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की, जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजातीय उपयोजना लागू नहीं है। देखो, बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्रों में जनजातीय योजना लागू की गई है। जनजातीय उपयोजना का मतलब है जहां पर पर्टिकुलर जनजातियों के लिए भी योजना लाई गई है, तो पिछड़े हैं वो, लक्ष्य समूह हो जाएंगे वो, है ना। तो ऐसे में यहाँ पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्र को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश करी जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है। कितनी? 600 मीटर। ये सब एमसीक्यू वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बस ध्यान रख लेना। तो मैं बता रहा हूँ, मैं फिर मत बोलना कि भैया पेपर में छूट गया क्वेश्चन, आइए बता रहा हूँ, आगे चलो। अब पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी जो राष्ट्रीय समिति है, इसने निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर पहाड़ी क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के सुझाव दिए, यानी सजेशंस दिए। तो यहाँ पर राष्ट्रीय समिति ने भाई को सुझाव दिए कि इस प्रकार से जो विकास करा जा सकता है। देखो, तो यहाँ पर बोला भाई सभी ऐसा विकास कार्यक्रम हमको लाना है ऐसे क्षेत्रों के लिए जहां पर सभी लोग लाभान्वित हो, यानी हर एक पर्सन क्या हो वहां पर उसको बेनिफिट मिले, ना कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति को मिले। एक्चुअली होता यही है ना कि कोई योजना आती है, जो उस क्षेत्र का प्रभावशाली व्यक्ति होता है उसको फायदा मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सभी लोग लाभान्वित हो, केवल प्रभावशाली व्यक्ति, पावरफुल पर्सन कोई ना हो, ठीक है। स्थानीय संसाधनों और प्रतिभा का विकास हो। जितने भी स्थानीय संसाधन है भाई उनको ढंग से यूज करना है। जो टैलेंट है क्षेत्रीय स्तर पर उनको आगे लेके आना है, ठीक है, तभी तो विकास हो पाएगा। तुमने सुना होगा गांधी जी ने एक बात करी है
कि अगर हमें विकास करना है ना तो हमें गांव से स्टार्ट करना पड़ेगा, सबसे नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब हमारा क्षेत्र नीचे का गांव विकास करेगा तो ऑटोमेटिकली आगे के क्षेत्र विकास कर जाएंगे, ध्यान रखना। तो स्थानीय संसाधन और प्रतिभाओं का विकास करना है, ऐसा में विकास कार्यक्रम लागू करना चाहिए, कुछ सुझाव दिए गए थे राष्ट्रीय समिति ने। और अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाना है, ठीक है भाई, ऐसी अर्थव्यवस्था बनानी जहाँ पे निवेश किया जा सके, है ना। तो निवेश उन्मुखी बनाना है और अंतः प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण ना हो, ठीक है। जो अपने अंतः प्रादेशिक व्यापार है, मतलब जो एक प्रदेश के अंदर ही व्यापार हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर जितने पिछड़े क्षेत्र हैं उनका शोषण ना हो बस, ठीक है ना। क्या होता है, कितने पिछड़े क्षेत्र हैं उनको ही व्यापार के लिए यूज कर लिया जाता है या उनको व्यापार के लिए आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है ऐसे क्षेत्रों को, तो उनका शोषण ना हो। और पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना है। और जितने पिछड़े क्षेत्र हैं, ठीक है ना, बताया ना राष्ट्रीय समिति ने, जिनकी ऊंचाई पर्वत क्षेत्रों की 600 मीटर से अधिक है, जितने पिछड़े क्षेत्रों को शामिल करो भाई। वही बात है, जितने पिछड़े क्षेत्र हैं उनकी जो बाजार व्यवस्था, जहाँ पर मार्केट, जहाँ पर जो उस पर्टिकुलर पर्वतीय क्षेत्र में एक किसान काम कर रहा है, ठीक है। पशुपालन तो खैर घटता जाएगा धीरे धीरे, आगे बताऊंगा आपको। लेकिन कृषि, जैसे कृषि को बढ़ाना है, उत्पादन करेगा बंदा, वो मार्केट में बेचेगा, बाजार में बेचेगा, तो वही बोला गया भाई पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना है। समझ आया। और आगे देखिए, और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है। पारिस्थितिकी संतुलन क्या होता है भाई, जहां पर जो जीव हैं वो पर्यावरण के साथ संतुलित रूप से क्या कर सके, आप रह सके, क्या कह लो कि संतुलित रूप से वो क्रिया कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो जीव है वो पर्यावरण पर डिपेंडेंट है ना, सीधी सी बात है। तो आपस में सामंजस्य संतुलित बना रहे, कोई एक पे हावी ना हो जाए, कोई पर्टिकुलर एक चीज दूसरे पे हावी ना हो जाए। अगर वो हावी हो जाती है तो इससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, ध्यान रखना। तो बस ध्यान रखना, पारिस्थितिकी संतुलन का मतलब ये होता है जीवित और निर्जीव के बीच में क्या होना, एक तरह से संबंध होना, रिलेशन होना, है ना। तो बाकी पारिस्थितिकी संतुलन का मतलब क्या बता दिया, पर्यावरण और आपका जो जीव वगैरह है उनके बीच में संतुलन होना, उसको पारिस्थितिकी संतुलन बोलते हैं, इनको बनाए रखना है। आगे चले, अब पहाड़ी क्षेत्र के विकास की विस्तृत योजनाएं, इनके स्थलाकृतिक, अब सोच रहे हो ना भाई, पहाड़ी क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, इनके विकास की योजनाएं लानी है, तो ये योजना तय कैसे होंगी। तो पहाड़ी क्षेत्र के विकास के विस्तृत योजनाएं, इनके स्थलाकृतिक, भाई उनका स्थल कैसा है, वहाँ की पारिस्थितिकी, सामाजिक और आर्थिक दशा किस प्रकार से, उसको ध्यान में रखकर यहाँ पर योजना बनाई जाती है, हवाबाजी में नहीं बनाई जाती है। देखा जाता है कि भाई किस प्रकार का स्थलाकृतिक है, क्या क्या लोग परेशानी इस स्थल, जैसे कि यहाँ पर स्थल की आकृति इस प्रकार से है। स्थलाकृतिक का मतलब है स्थल की आकृति किस प्रकार की है, क्या उबड़ खाबड़ है, रोड नहीं है, या उपजाऊ जमीन नहीं है ना। तो ये स्थलाकृतिक देखी जाती है, कैसे स्थल की आकृति है, वहाँ पर पारिस्थितिकी दशा कैसी है ना। जहाँ पर्यावरण को नुकसान कितना पहुंच रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है तो वहाँ पर पारिस्थितिकी संतुलन वैसे बिगड़ गया। सामाजिक और आर्थिक दशा कैसी है, वहाँ पर लोगों के बीच में भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो आर्थिक दशा कैसी है भाई, वहाँ पर लोगों के पास रोजगार है या नहीं है, कृषि लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो ये आर्थिक दशा होती है, इसको ध्यान में रखकर योजना बनाई जाती है। वही तो मैंने बोला कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, लक्ष्य निर्धारण कर रहे हो कि भाई हमें करना क्या है, विकास, किस प्रकार का विकास करना है। तुम इस लक्ष्य कब बनाओगे, जब तुम यहाँ पर सोच विचार करोगे। और सोच विचार करना है तो इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, योजना बना रहे हो। और योजना बना रहे हो तो क्या कर रहे हो, तुम इन सब बातों का ध्यान रख रहे हो। समझ आ गया। आगे चलो, आगे नहीं, यहाँ पे भी रह रहा है, ठीक है। और ये कार्यक्रम जो है पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का विकास, तो ये कार्यक्रम लाया गया है पहाड़ी क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम, या पर्वतीय क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम। तो ये बागवानी का विकास यहाँ पर करने के लिए रोपण कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी, लघु तथा ग्रामीण उद्योग हो क्या करना भाई, विकास करने के लिए स्थानीय संसाधनों को उपयोग में लाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। जितने पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, इनको लाया क्यों गया है, क्यों इम्प्लीमेंट करा गया, ताकि ये सब यहाँ पर हो सके, इन सब का विकास यहाँ पर हो सके। समझ आ गया तुम्हें। तुम्हें कोई भी डाउट रहता है ना भाई, वीडियो को थोड़ा पॉज करके पीछे देखो, या अभी कमेंट में डाल दो, ठीक है, टाइम मिले तो तुरंत रिप्लाई करेंगे, या मेरे से इंस्टाग्राम पर तुम पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है। आगे मैं बात करूं सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अगला टॉपिक क्या है, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो सूखा संभावित क्षेत्र का मतलब क्या होता है, बता चुका हूं पीछे। वैसे सूखा संभावित क्षेत्र वो कि जहां पर बार बार सूखा पड़ता है, क्या पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, वहां पर
वहां पर बारिश कम हो रही है ना, यानी लोगों के पास सिंचाई वगैरह के लिए, कृषि वगैरह के लिए पानी नहीं है, तो ये ऐसे क्षेत्र में विकास करना है। ऐसे क्षेत्र में अलग अलग योजनाएं लानी है, परियोजनाएं बनानी, ताकि सूखा संभावित जो क्षेत्र है, जहाँ पर जो सूखाग्रस्त एरिया है, वहां पर पानी की बचत की जा सके और सही तरीके से जो लोगों की नीड है उसको फुलफिल भी किया जा सके। समझ आ रहा है? देखिए, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है ना चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। कब हुई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। और इसका उद्देश्य सूखा समावेश क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना था। तो मैंने क्या बोला भाई कि यहाँ पर जो कार्यक्रम है इसकी चौथी पंचवर्षीय यानी फोर्थ ईयर, जब कल 4 वाला प्लान था ना, जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, सेकंड, थर्ड, तो फोर्थ वाली जो थी, तो बेसिकली क्या था, जो कितना भी सूखा समावित क्षेत्र है वहां को लोगों को रोजगार देना, कृषि के अलावा, है ना, क्योंकि कृषि तो वहां पे सूखा क्षेत्र है, तो कृषि वैसे ही कम है, तो लोगों को अल्टरनेट जो काम है सेक्टर उसमें रोजगार के लिए प्रिपेयर करवाना, और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना। और सूखे का प्रभाव कम होगा कैसे? तो उसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, ध्यान आपको रखना है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसके कार्य क्षेत्र को और विस्तृत करा गया। समझ आया? तो चौथे में लाई गई और 5वें में इसको और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया, इस योजना को और ज्यादा क्षेत्रों तक बढ़ा दिया। समझ आ गया? पहले कार्य क्षेत्र कुछ कम जगह तक होगा, अब 5वीं में इसको और क्षेत्र तक बढ़ा दिया गया। समझ आ रहा है? ध्यान रखना है। और शुरू में सिविल निर्माण कार्य पर बल दिया गया, जिनमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती थी। सिविल निर्माण कार्य वो हो गया भाई जहाँ पे इमारत वगैरह बनानी होती है, ठीक है, कुछ खुदाई वगैरह का काम हो गया, तो जितने भी सिविल निर्माण का काम हो गया उन कार्य पर बल दिया गया शुरू में, इस चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के तहत योजना बनाई गई, है ना, और जिसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती थी जिससे उनको रोजगार मिले। परंतु बाद में इसमें सिंचाई परियोजनाओं को लागू करा गया, ठीक है, जब इस सूखा समावेश क्षेत्र का विकास करने के लिए, ताकि लोगों को रोजगार वगैरह मिल सके। तो पहले तो भाई सिविल निर्माण कार्य लागू करे गए ताकि वहां पर उनको रोजगार मिल जाए, लेकिन बाद में सिंचाई परियोजना लागू करने लग गए। उसके बाद भूमि विकास कार्यक्रम आया, वनीकरण है जहाँ पर पेड़ पौधे लगाने हैं, और चरागाह का विकास करा गया ताकि पशुपालन आसानी से हो जाए। और आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना, आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना का मतलब है कि जो बेसिक जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस क्षेत्र में वो लागू बनाना। समझ आ गया? जैसे विद्युत होगी, सड़क हो गई, भाई सबके लिए जरूरी है ये, बाजार होना, ऋण सुविधाएं होना, मतलब कि भाई किसान को लोन चाहिए, किसी पर्सन को लोन चाहिए तो उसको इजीली मिल जाए, अच्छे ब्याज पर, अच्छे इंटरेस्ट पर, है ना, और मतलब कम इंटरेस्ट पर, कहने का मतलब ये है। और सेवाओं पर जोर देना, बाकी जो सर्विस होती है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ध्यान रखना है। अब आगे देखो। और जब पिछड़े क्षेत्रों के विकास की राष्ट्रीय समिति के द्वारा इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई, तो ये पाया गया कि ये कार्यक्रम मुख्यतः कृषि और इससे संबंधित सेक्टरों का तक ही विकास, मतलब विकास तक ही सीमित है। तो जब ये पिछड़े क्षेत्रों के विकास का मूल्यांकन करा गया भाई कि राष्ट्रीय समिति के द्वारा कि भाई कितना विकास हुआ है, तो देखा गया भाई जितना विकास कार्यक्रम लाया गया है ना, कि कृषि और जो इससे संबंधित सेक्टर है जो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वहीं तक ही सीमित है, बाकी सेक्टर का तो कुछ लेना देना ही नहीं है इससे, ये देखा गया, है ना। और तो इसलिए क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग कृषि के लिए एक सीमांत भूमि का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं। अब तुम खुद बताओ, जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हो रही है, जो विकास हुआ है वो कृषि तक सिमट चुका है, और जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो ऐसा जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो रहा है, जमीन तो वैसे ही कम है और जनसंख्या भाई तेजी से बढ़ रही है, तो इस वजह से क्या होगा, जो किसान है ना वो कृषि करने के लिए सीमांत भूमि, जो सीमांत किसान है, यानी कि लगभग आपका मान लो 1 हेक्टेयर की भूमि लगभग, है ना, तो उस पर वो खेती करने के लिए बाध्य है, जहां से उसकी प्रोडक्शन बिल्कुल ना के बराबर होगी, है ना, जिससे पारिस्थितिक निम्नीकरण भी हो रहा है, यानी जमीनी गुणवत्ता और घट रही है, उसको बोलते हैं पारिस्थितिक निम्नीकरण होना। और सूखा समावित क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। और देखा गया कि भाई जो सूखा समावित क्षेत्र हैं, बता चुका हूँ, जहाँ पे बारिश नहीं होती है, सिंचाई के लिए पानी वगैरह वहां पर नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार की क्या भाई आवश्यकता महसूस होती है, ताकि जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है इनको रोजगार मिल सके। समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ध्यान तो में रखना है। और यहाँ पर इस सूखा समावित क्षेत्र के विकास के लिए अन्य रणनीति, अन्य प्लानिंग भी करी जाती है, जैसे कि जो तुमने जल संसाधन वाले चैप्टर में पढ़ा, जल संभर के बारे में, वो यहाँ पर लागू करा गया कि भाई जल संभर विकास कार्यक्रम को अपनाना। जल संभर विकास का काम ये होता है कि भाई जो भौम जल तुम्हारा है, ठीक है, जो भौम जल है और जो धरातलीय जल है, जो धरातलीय जल है उसको दक्ष रूप से क्या करना, यूज करना, यानी कि अच्छे से उसको प्रयोग करना।
तो ये आपका जल संभर विकास हो जाता है। तो इस कार्यक्रम को अपनाया गया है, यहाँ पर ध्यान तुम्हें रखना है। आगे चलें, देखो, और सूखा संभावित क्षेत्र के विकास की रणनीति में जल, मिट्टी, पौधे, मानव, पशु, जनसंख्या के बीच पारिस्थितिक संतुलन बनाना और पुनर्स्थापन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। देखो, अगर सूखा संभावित क्षेत्र का विकास करना तो यहाँ पर देखो जल के लिए सीधी सी बात है, सूखा दूर करना जल तो चाहिए ना, और मिट्टी, पौधे, मानव, इन और जनसंख्या, पशु जनसंख्या के बीच में क्या करा गया, पारिस्थितिक संतुलन बनाने की कोशिश करी गई। क्यों? पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ा हुआ है ना सूखा संभावित क्षेत्र में, तो इसको वापिस क्या करना है, पारिस्थितिक संतुलन बनाना है, और अगर बिगड़ गया तो उसको फिर से पुनर्स्थापन करना है। ठीक है, समझ आ गया? जल, मिट्टी, पौधे, ये सब क्या है भाई, जीव, जीवित और निर्जीव के बीच में क्या रिलेशन है, संबंध है, तभी तो पारिस्थितिक संतुलन बनेगा, ध्यान रखना है। और 1967 में योजना आयोग ने देश में 67 जिले, ध्यान सुनना मेरी बात, वही योजना आयोग तो 2015 में गायब हुआ है ना, उससे पहले तो था ही, ध्यान रखना है। 1967 में योजना आयोग ने देश में 67 जिलों की पहचान सूखा संभावित क्षेत्रों के रूप में करी। अब ये जिले क्या है भाई, या तो पूरे जिले ले लिए गए, समझ में क्या कह रहा हूँ, या तो ये पूरे के मान लो 67 जिले हैं, ये तो पूरे जिला सूखा संभावित क्षेत्र में है, या आंशिक रूप से, आंशिक रूप से का मतलब है कि उस जिले का कुछ हिस्सा सूखा है, सूखा संभावित क्षेत्र है। तो ऐसे 67 जिले जो कि पूर्ण या आंशिक रूप से इनकी पहचान करी गई, जो कि सूखा संभावित क्षेत्र के रूप में हैं। और भारत में सूखा संभावित क्षेत्र मेनली राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे, गुजरात में आपको देखने को मिलेंगे, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सा क्षेत्र आपका, मराठवाड़ा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का आपका रायलसीमा वाला क्षेत्र, और तेलंगाना पठार आपको देखने को मिल जाएगा, कर्नाटक पठार आपको देखने को मिल जाएगा, और तमिलनाडु की उच्च भूमि आपको देखने को मिल जाएगी। या मैं डायरेक्ट कहूँ तो तमिलनाडु वाला हिस्सा आप देखो, कह सकते हो। और आंतरिक भाग के शुष्क और अर्धशुष्क भागों में फैले हुए हैं, यानी तमिलनाडु का पूरा आंतरिक भाग का जो शुष्क एरिया, जहाँ पर वो ड्राई एरिया है वो, और जो अर्धशुष्क मतलब कि जो ज़्यादा बिल्कुल सूखा है और ना ही ज़्यादा बिल्कुल वहाँ पर पानी रहता है, ऐसा एरिया, तो भागों में फैले हुए हैं सूखा संभावित क्षेत्र। समझ रहे हो? तो अगर मैं इंडिया का मैप लूँ तो बिल्कुल, अगर मैं इस कोने पे चले जाऊँ, मान लो यहाँ से इंडिया का मैप पूरा यहाँ से है, तो यहाँ से मैं पकड़ूँ पूरा हिस्सा, और ये लगभग ये वाला एरिया है ना, पूरा ये वाला एरिया आपका क्या है, सूखा संभावित क्षेत्र में कैटेगराइज कर लिया गया है। समझ आ गया? अभी सब तो आपको पता है भाई, तेलंगाना का पठार कहाँ है, कर्नाटक है, सब आपको इजी है, आसान है ना। इसको आपको क्या दिखाऊं मैप में। अब आगे देखिए, आगे मैं बात करूंगा केस अध्ययन भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम। आपके बुक में केस स्टडी दे रखी, जहाँ से क्वेश्चन ही बन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू तो बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ही बन सकते हैं। एक केस अध्ययन दे रखा है, वो भी किस क्षेत्र के बारे में, भरमौर क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में भाई? भरमौर क्षेत्र के बारे में, भरमौर क्षेत्र के बारे में दे रखा है। अब ये भरमौर क्षेत्र क्या है? ठीक है, इस भरमौर क्षेत्र में जो जनजाति है वो कौन सी जनजाति है, इसका विकास क्यों करना है, ठीक है, विकास कार्यक्रम किस प्रकार का चलाया गया है, तो वही बात करेंगे। तो भरमौर क्षेत्र में जो समन्वित जनजाति है उसका विकास कार्यक्रम क्या है ये, तो इसके बारे में चलते हैं भाई, पढ़ते हैं। देखो, ये मैप लगा रखा है भाई, क्या लगा रखा है हमने, जबकि एनसीईआरटी में ही दे रखा है। ठीक है, ये पूरा भरमौर जनजातीय क्षेत्र है। क्या है? भरमौर जनजातीय क्षेत्र है। मुझे पता है आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा आगे और चलते हैं, वापिस आएंगे इस पे। देखो, जो भरमौर जनजातीय क्षेत्र है ये हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, चंबा। क्या है? चंबा जिला। उसमें 2 तहसीलें हैं। क्या है? 2 तहसीलें हैं, एक भरमौर और एक आपका होली। क्या बोला मैंने? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले, चंबा डिस्ट्रिक्ट में 2 तहसीलें हैं, 2 क्षेत्र आप कह सकते हो, भरमौर और होली। तो यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है? गद्दी जनजाति रहती है। क्या रहती है? गद्दी जनजाति रहती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमने बोल दिया भरमौर क्षेत्र में गद्दी जनजातियां रहती हैं, और ये क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। बाकी आपको जो 2 तहसीलें हैं भरमौर और होली, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगी? गद्दी जनजातियां देखने को मिलती है। भरमौर क्षेत्र में थोड़ी ज्यादा देखने को मिल जाएगी, है ना। तो इसलिए इसको भरमौर जनजातीय क्षेत्र भी कह देते हैं, बस ध्यान आपको ये रखना है। और ये काफी पिछड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर विकास कार्यक्रम की बात की गई है। तो जो भरमौर क्षेत्र है आपका, इसके विकास की जो बात करी गई है, आपको ये ध्यान रखना है 21 नवंबर 1975 से अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र है ये। जो भरमौर क्षेत्र आपका पूरा है, ये भरमौर जनजातीय क्षेत्र, जहाँ पे गद्दी जनजाति रहती है, तो इसको 1975 से क्या है, अधिसूचित जनजाति क्षेत्र है।
जैसे आपकी कास्ट होती है ना, SC ST SC, तो ये सब जैसे ये अनुसूचित और अधिसूचित, ये अपनी क्या है SC ST कास्ट होगी। तो ऐसे ही क्या है, इस क्षेत्र को भाई क्या कर देगा, अधिसूचित जनजाति क्षेत्र कर दिया, यानी ऐसे जनजाति जो कि काफी पिछड़ी हुई है, ठीक है ना, और इसको हमें क्या करना है, डेवलप करना है, इसके लिए विकास करना है। तो इसको 1975 में क्या कर दिया, अधिसूचित जनजाति क्षेत्र में रख दिया इसको। और इस समुदाय की हिमालय क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान है। अगर मैं बोलूँ जो समुदाय है गद्दी जनजाति का, इनकी एक अलग पहचान है, क्योंकि जो गद्दी लोग है ना, गद्दी जनजातीय लोग, ध्यान रखना है, ये ऋतु प्रवास करते हैं। क्या करते हैं भाई, ऋतु प्रवास करते हैं, और गद्याली भाषा में ये बात करते हैं। अब देखो आप खुद सोचो, ऋतु प्रवास का मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे ऋतु बदल रही है वैसे वैसे वो प्रवास कर जा रहे हैं, है ना। बेसिकली मैं कहूँ तो ऋतु प्रवास वो करते किस लिए, पशुपालन के लिए, है ना, ताकि पशु को एक इधर से उधर वो ले जा सके चारा खिलाने के लिए। तो ऐसे वो ऋतु प्रवास करते हैं। और प्राथमिक क्रिया मैंने बताया था, वर्ल्ड लेवल पर थी वो बुक, कि किस प्रकार से जो है ऋतु प्रवास करा जाता है। वो पहले पर्वतीय क्षेत्र पर जाते हैं, फिर पर्वतीय क्षेत्र से वापस नीचे आ जाते हैं मैदानी एरिया में, जैसे जैसे अपना ऋतु बदलता है। तो बस वही बात है। तो गद्दी लोग भी ऋतु प्रवास करते थे, और पशुपालन एंड गद्याली भाषा ये बोला करते थे, ठीक है, उसमें बात भी करते थे। और भरमौर जनजातीय क्षेत्र में जलवायु कठोर है। जलवायु कठोर का होने का मतलब है भाई, जैसे ही हम बात करें जलवायु अच्छी का मतलब क्या होता है, कि भाई ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है, तो हम बोलेंगे जलवायु बहुत अच्छी है। लेकिन हम बोल रहे जलवायु बहुत कठोर है, इसका मतलब वहाँ पर या तो गर्मी ज़्यादा है या तो सर्दी ज़्यादा है। तो आप समझ लो भरमौर जनजातीय क्षेत्र में जलवायु बहुत कठोर है, यहाँ पर आधारभूत संसाधन कम है, जो एक जरूरी होते हैं वो संसाधन भी नहीं है यहाँ पर। तो इन्हीं वजह से, इसी कारणों की वजह से, इसी कारक की वजह से इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित करा है। इन्हीं कारकों ने, जो बार मैंने बताया, इसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करा और समाज को भी प्रभावित करा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि अभी तक जनगणना हुई कहाँ है, ध्यान रखना। तो बताना मुझे भाई जनगणना कब कराने का प्रावधान है फिलहाल अभी के लिए, कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भरमौर उपमंडल की जो जनसंख्या है वो 39,113 थी, है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई अगर 2011 की जनगणना अगर के आंकड़े हम लेते हैं, तो भरमौर जो एरिया अपना है ना, उसकी जो जनसंख्या वो 39,113 तय की गई थी, जो यानी कि मैं कहूँ तो 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो पूरे भरमौर क्षेत्र में तो आपको पर किलोमीटर पे, प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितना देखने को मिलेंगे, 21 लोग देखने को मिलेंगे, है ना। और ये हिमाचल प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। आपको जो हिमाचल प्रदेश का, अगर मैं भरमौर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो ये आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े हुए इलाके में से आता है ना। अगर मैं ऐतिहासिक तौर पर बात करता हूँ, तो गद्दी जनजाति ने भौगोलिक और आर्थिक अलगाव का भी अनुभव किया है। मतलब कि बाकी क्षेत्र से भौगोलिक रूप से भी अलग है, ठीक है, ध्यान रखना है, और आर्थिक रूप से भी। तो आर्थिक रूप से अलगाव का मतलब हो गया भाई गरीब है ये, है ना। तो इन्होंने अलग महसूस करा बाकी क्षेत्रों से, इनको धकेल दिया गया साइड में बाकी क्षेत्रों को द्वारा, और सामाजिक आर्थिक विकास से वंचित रही है ये आपका भरमौर क्षेत्र, गद्दी जनजाति, है ना। तो सामाजिक आर्थिक विकास से वंचित होने का मतलब है सामाजिक रूप से तो उठे ही नहीं है, पीछे रह गए। सामाजिक विकास का मतलब होता है कि तुम समाज में अपनी बात रख पा रहे हो, कुछ कर पा रहे हो, है ना, सारे सामाजिक जितनी सुविधाएं होती है वो तुमको मिल रही हैं, तो सामाजिक विकास हो जाता है। और आर्थिक विकास तो ऑलरेडी नहीं, कि संसाधन यहाँ पर है ही नहीं, आधारभूत संरचना भी नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना। आधारभूत अवसंरचना बता दिए, सड़क होना, बिजली होना, ये सब भी नहीं है। तो सामाजिक आर्थिक विकास से वंचित हैं। और इन लोगों की आर्थिक क्रियाएं बेसिकली कृषि हो गया, भेड़ और बकरी पालन होता है। भाई करेंगे क्या, यही करेंगे, ध्यान रखना है। और भरमौर जनजातीय क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया जो है 1970 के दशक में शुरू हुई थी। 1970 के दशक में आपको जो है भरमौर जनजातीय क्षेत्र में विकास की योजना आपको देखने को मिल जाती है, ध्यान रखना है। और जब गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है 1970 के दशक में, और दशक में भी कौन सा, 1975 में, है ना। 21 नवंबर 1975 में पूरे क्षेत्र को क्या कर दिया गया, अधोसूचित में रख दिया गया, यानी कि मैं कहूँ तो ST में शामिल कर दिया गया, किसको, गद्दी लोगों को। समझ आ गया। और 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय उपयोजना प्रारंभ हुई। समझ आया। राष्ट्रीय समिति ने क्या बोला था, राष्ट्रीय समिति ने बोला था भाई जिसकी ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिसकी 600 मीटर से अधिक ऊंचाई है वहां पर, और जहां पर जनजातीय उपयोजना लागू नहीं है वहां पर भाई विकास करो ना, लागू करो। तो वहां पर भी जनजातीय उपयोजना लागू कर दी गई भरमौर क्षेत्र में, ध्यान रखना है। तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य क्या था, है ना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर लागू कर दी जाती है जनजातीय उपयोजना। और
बताना मुझे भाई, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल क्या है, बाकी जो जो मैंने पूछा है। काल मतलब कि कार्यकाल कब से कब तक था इसका, कब से कब तक चली थी, है ना। तो जब पूछा कमेंट में जरूर बताना अपना, ठीक है, मैं बता देना आंसर। अब जो भरमौर जनजातीय क्षेत्र है, इसका विकास, जो ये क्षेत्र में विकास कार्यक्रम लाया गया है, योजना लाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है। देखो, गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार करना बेसिकली बात है भाई। विकास कार्यक्रम चलाई इसलिए रहता है कि विकास हो जाए, और भरमौर और हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच में विकास के स्तर में अंतर को कम करना। आपने देखा ना भाई कि इन्होंने सामाजिक और आर्थिक अलगाववाद महसूस करा इन्होंने यहाँ पर। तो इस क्यों, क्योंकि ये बाकी चीजों से वंचित थे, विकास से वंचित थे, से अलगाव महसूस करा इन्होंने, क्योंकि अलग हो गए ना ये। मतलब विकास के मामले में आर्थिक रूप के विकास, अच्छा आर्थिक या सामाजिक विकास की बात कर लो, उससे ऑलरेडी अलग दिख रहे हैं, तो अलगाव हो गया ना ये। तो इसलिए इसलिए क्या करा गया भाई, जो भरमौर क्षेत्र है और जो हिमाचल प्रदेश के जो अन्य भागों के बीच में जो विकास का अंतर है ना, इसको कम करना है। ये क्या था, भरमौर जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का, विकास योजना का उद्देश्य था। आगे और सुनिए, परिवहन हो गया, संचार, ठीक है, परिवहन और संचार, कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं, परिवहन संचार और कृषि से संबंधित जो भी एक एक्टिविटीज होती हैं, और सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के विकास को क्या करना है, सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई इस टाइम पे, इस योजना के तहत। और इस क्षेत्र में जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान विद्यालयों, जन स्वास्थ्य सुविधाओं में, पेयजल हो गया आपका, सड़क, संचार, विद्युत के रूप में अवसंरचना विकास है। जो ये योजना लागू करी गई, यहाँ पर इन सब का विकास यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जनजातीय क्षेत्र के लिए। ठीक है, समझ आ गया, जनजातीय विकास क्षेत्र के लिए, और जहाँ पर इन सबका विकास के लिए मेन पैरामीटर्स लिए गए। समझ आ गया, ध्यान रखना। आगे बात करूं, और जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना लागू होने से यहाँ पर बहुत सारे सामाजिक लाभ हुए। जैसे कि बात करूं, यहाँ पर साक्षरता दर में यानी लिटरेसी रेट में तेजी से वृद्धि हुई है, और लिंग अनुपात में भी, है ना। लिंग अनुपात समझते हो ना कि भाई आप समझ सकते हो यार कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिला है, तो लिंग अनुपात हो गया, है ना। तो लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। बाल विवाह में कमी आई है, पहले बचपन में शादी कर देते थे भाई, है ना। तो ये सब में कमी आई है यहाँ पर जब योजना लागू हुई है। और इस क्षेत्र में जो स्त्री साक्षरता दर है, स्त्री साक्षरता दर यानी कि फीमेल लिटरेसी रेट में क्या हुआ भाई, 1971 में 1.88% से बढ़कर 2011 में ये 65% हो गई। 1971 में वो 1.88% ही लड़कियां पढ़ती थी इस क्षेत्र में, भरमौर क्षेत्र में, लेकिन ये बढ़कर 2011 में कितनी हो गई, 65% हो गई है। समझ आ रहा है, आगे चलो। और स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में अंतर, अर्थात साक्षरता में लिंग असमानता भी कम हुई है। तो स्त्री और पुरुष में जो साक्षरता दर में जो अंतर पाया जाता था, उसमें भी क्या भाई गिरावट देखने को मिली है, और लिंग अनुपात में भी गिरावट आपको देखने को मिली है। समझ आ रहा है, आगे देखो। और गद्दियों की परंपरागत अर्थव्यवस्था, जीवन निर्वाह, कृषि व पशुपालन पर भी प्रभाव पड़ा है। अब देखो किस प्रकार से, अब यहाँ पर जो इनका पशुपालन बिल्कुल घट चुका है, पशुपालन जो बिल्कुल घट चुका है इनका, कुछ लोग करते हैं। तो गद्दी की जो परंपरागत अर्थव्यवस्था थी ना, वो निर्वाह कृषि और पशुचारण पर आधारित थी, जिसमें खाद्यान्नों और पशुओं के उत्पादन पर बल दिया जाता था। देखो ना भाई, निर्वाह कृषि तो वही होती है जिसमें फिर खाने के लिए, अपने जीविका के लिए तुम क्या कर रहे हो, कृषि कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर खाद्यान्न पर जोर दिया जाता था, और पशुओं के पालने पर, पशुओं के उत्पादन पर बल दिया जाता था गद्दियों के द्वारा, क्योंकि इनका ट्रेडिशनल तरीका यही था जीवन जीने का। समझ आ गया। लेकिन 20वीं सदी के अंतिम 3 दशकों के दौरान भरमौर क्षेत्र में दाल हो गए और जो अन्य नकदी फसल हो गए, उसकी खेती बढ़ोतरी हुई। ठीक है ना। देखो, पहले जीविका निर्वाह के लिए खेती कर रहे थे, है ना, यानी अपने सिर्फ जीविका के लिए अपने जीवन चलाना है। लेकिन 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशक, 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशक, अब मतलब ये पूछना कि भाई 20वीं शताब्दी का मतलब क्या है, बता देता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 1901 से लेकर आपका लगभग 2000, आप लगभग क्या पूरे 2000, ठीक है ना। अगर 20वीं शताब्दी हो गई, और अंतिम 3 दशक की बात यहाँ पर हो रही है कि 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशक, यानी क्या की बात हो रही है, 1970 का दशक, 1980 का दशक और 1990 का दशक। ठीक है, ये 3 दशकों की बात यहाँ पर हो रही है। तो इन दशकों के दौरान भरमौर क्षेत्र में दालों ने, और जो अन्य नकदी फसल है, नकदी फसल और जो दाल है, ये बेसिकली क्या है, ये प्रॉफिट कमाने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए उगाई जाती हैं। तो इसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। और यहाँ खेती अब भी क्या है, अभी भी परंपरागत तकनीकों से की जाती है, ना कि आधुनिक तरीकों से करी जाती है। जो गद्दी लोग हैं यहाँ के,
या अभी भी क्या करते हैं, खेती को परंपरागत तरीके से करते हैं, मतलब जैसे करते आ रहे थे। अब बात आती है पशुपालन की, लेकिन इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में जो पशुचारण है ना, उसका महत्व घटते जा रहा है। और इस बात को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो आज कुल पारिवारिक इकाइयां हैं इस भ्रमण क्षेत्र में, उसका केवल 10वां भाग ही ऋतु प्रवास करता है। ऋतु प्रवास करा ही जाता है भाई, पशुओं को इधर से उधर करने के लिए, चारा खिलाने के लिए। जितने परिवार रहते हैं भ्रमण क्षेत्र में, उसका ओनली 10वां भाग, 10वां हिस्सा क्या करता है, ऋतु प्रवास करता है। तो आप देख लो किस प्रकार से कृषि का जो स्तर है, यहाँ पर जो कृषि है वो बढ़ रहा है, और पशुपालन जो है वो घट रहा है। समझ आ रहा है, ध्यान रखना है। परंतु गद्य जनजाति आज भी बहुत गतिशील है, क्योंकि 2 मिनट देखो, गद्य जनजाति आज भी बहुत गतिशील है, ठीक है, मूवमेंट ज्यादा करते हैं, ठीक है, टिकाव ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनको एक बड़ी संख्या शरद ऋतु में कृषि और मजदूरी करके आजीविका कमाना पड़ता है, ठीक है ना। या कांगड़ा और आसपास के क्षेत्रों में प्रवास करती है, ठीक है ना। क्यों, शरद ऋतु के टाइम पे जब सर्दी पड़ती है तो वहां पर क्या है, कृषि के लिए या दूसरा काम करके, मजदूरी करके अपना जीवन चलाना पड़ता है। तो या क्या करते हैं, कांगड़ा क्षेत्र में चले जाते हैं जो हिमाचल प्रदेश में ही है, और आसपास के क्षेत्रों में प्रवास कर जाते हैं। समझ आ गया, शरद ऋतु के टाइम पर। समझ आ गया। अब अगला टॉपिक क्या अपना, सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या हो जाएगा, देखो, अगर मैं बात करूं सतत पोषणीय विकास की, तो इसका मतलब ऐसा विकास से हो जाता है कि इस प्रकार संसाधनों का यूज करो कि जो हमारी आज की जरूरत है वही पूरी हो जाए, और जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, जिसको हम भावी पीढ़ी कहते हैं, उनकी जरूरत से भी क्या कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, उनके लिए भी संसाधन बच रहे हैं। यानी कि हमें सारा उपभोग कर ले संसाधनों का, उनके लिए वो वैसे हाथ ऐसे लेके बैठ जाना है, ठीक है, उनके दोनों हाथ खाली है, कुछ मिले ना उनको, वही बात है। समझ आ गया। तो ये आप देख लो, वही डेफिनेशन जो मैं आपको बताई है ना, और स्टार्टिंग में बता दी थी। अब देखो, विकास की जब मैं बात करता हूँ तो विकास अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है, इसकी डेफिनेशन को दे ही नहीं सकता है। लेकिन हम जनरली एक छोटी अगर डेफिनेशन देना चाहे विकास की, तुम कह सकते हैं कि भाई समाज की किसी भी स्थिति में समय के साथ जो आने वाला बदलाव है, जिसे लोग महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, वो आपका विकास होता है। आज से 20 साल पहले कुछ टेक्नोलॉजी नहीं होगी, अब आज से 20 साल बाद, मतलब 20 साल पहले कुछ टेक्नोलॉजी नहीं होगी, या समाज कैसा होगा, लेकिन वही आज अगर आप देखते हैं तो कुछ ना कुछ तकनीकी में विकास आया होगा, है ना, कुछ और बदलाव आए होंगे। तो जो लोगों ने महसूस करा ये बदलाव समय के साथ, तो ये विकास में आता है। अब विकास अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो विकास का मतलब तुम्हें समझ आना चाहिए। अब तुम ये देखो कि मानव इतिहास की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लगातार जो मानव है, जो समाज है, वो प्राकृतिक वातावरण से लगातार क्रिया करता है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वो मैंने तुम्हें फर्स्ट बुक के पहले चैप्टर में बताया था, याद करो, है ना, कि मैंने तुम्हें यहाँ पर निश्चयवाद, नव निश्चयवाद वगैरह बारे में बता रखा है मैंने, कि किस प्रकार से पर्यावरण के साथ इंसान क्रिया करता है ना। तो लगातार क्या ही दोनों मानव इतिहास में जो है समाज और उसका प्राकृतिक वातावरण एक दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं, और ये आपसी क्रियाएं दर्शाती हैं, ये दिखाती हैं कि समाज किस स्थिति में है। अब उसने किस प्रकार, समाज ने किस प्रकार से पर्यावरण को बदला है और तकनीकी विकसित करी है ना। क्योंकि समाज ने क्या करा है, पर्यावरण के नियमों को समझ के, प्रकृति के नियमों को समझ के अलग अलग टेक्नोलॉजी बनाई है, जिस पर वो पर्यावरण पर हावी हो गया है। और एक अगर हमें समाज के विकास की बात करते हैं कि भाई समाज का विकास कितना हुआ है, तो वही देखता है कि भाई समाज, उसके तकनीकी विकास कितना है, सीधी सी बात है। तो यही दिखाना है कि भाई समाज की स्थिति उसी बात पर डिपेंड करती है कि आपसी क्रियाएं किस प्रकार की हुई हैं, समाज और पर्यावरण के बीच में कौन किस पर हावी रहा है। और मनुष्य और पर्यावरण के बीच यह संबंध इस बात पर भी निर्भर करता है कि समाज ने किस तरह की टेक्नोलॉजी या तकनीक विकसित करी, और बता चुका हूं तुम्हें। आगे देखो, और टेक्नोलॉजी और संस्थाओं ने मानव पर्यावरण अंतःक्रियाओं को गति प्रदान करी है। देखो, जितनी भी टेक्नोलॉजी है और जो विकसित हुए हैं, और जितनी भी संस्थाएं हैं, है ना, इन्होंने क्या करा है, जो अंतरक्रिया आई है पर्यावरण के बीच में और समाज के बीच में, इसको और गति प्रदान करी, मतलब कि और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इन्होंने पर्यावरण का और दोहन करा, है ना। तो यहाँ पर इससे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का स्तर तो ऊंचा हो गया, है ना, और बाकी संस्थाओं का निर्माण भी हुआ, और इस चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं संस्थाओं के अंदर। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि जो सतत पोषणीय विकास है, इसकी सोच कैसे बनी। सतत पोषणीय विकास है, इसकी सोच कैसे बनी, क्योंकि हवा से उड़कर तो कंसेप्ट आया नहीं है ये। तो देखिए, सतत पोषणीय विकास की जो सोच है ना, ये 1960 के दशक के आसपास बनी है। क्यों, क्योंकि इस टाइम पर क्या था भाई, पश्चिमी देशों में पर्यावरण से जुड़ी जो समस्या है ना, उनके बारे में जागरूकता फैलने लगी लोगों के बीच में, और लोग इस बात को लेकर चिंतित होने लग गए कि भाई अगर ये औद्योगिक विकास की प्रकृति पर जो अनचाहा
मतलब जो औद्योगिक विकास ये हो रहा है ना, तो इसका प्रकृति पर क्या है, अनचाहा और बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है और इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो ये लोग चिंतित होने लगे इस बारे में। अब इसी को लेकर बहुत सारी महत्वपूर्ण किताबें भी पब्लिश हुई हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स पब्लिश हुई हैं इसी को लेकर, जैसे कि 1968 में हुई थी द पॉपुलेशन बम, जिसको किसने लिखा था भाई, पॉल एनरिच ने, ठीक है, नाम ऐसे कुछ है, ध्यान रखना है आपको, एहरलिच, ध्यान रखना है, इनका नाम ये है, ठीक है भाई। द पॉपुलेशन बम 1968 में इन्होंने लिखा है, पॉल एहरलिच ने लिखा। और इसमें क्या बताया गया था इस बुक में, इसमें जनसंख्या बढ़ने से पर्यावरण पर होने वाले खतरों के बारे में बताया गया था। तुम्हारी बुक के अंदर नहीं मिलेगा तुम्हें कि भाई इस बुक के अंदर क्या था, ठीक है। और ध्यान रखना है कि जनसंख्या बढ़ने से जो पर्यावरण पर नुकसान होगा उसके बारे में बताया गया था। फिर 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ, जो कि मिडोस और अन्य लोगों ने लिखी थी, इसमें बताया गया कि भाई इसमें जो चेतावनी दी गई, वार्निंग दी गई कि अगर संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल जारी रहा जैसे हो रहा है, तो धरती के विकास की एक सीमा है जिसके बाद बड़े संकट आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपको देखने को मिल जाएगा पोल साइंस बुक में, कहा कि अगर विकास का जो तरीका जारी है आज के टाइम पर जारी रहता है, तो उसके बहुत बड़े नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं। ये लिमिट्स टू ग्रोथ में कहा गया है। समझ आ गया क्या बताया मैंने, अगर संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल ऐसे करते रहे विकास के, धरती के विकास की सीमा होती है, एक लिमिट्स होती हैं, उसके बाद बड़े संकट खड़े हो सकते हैं। तो इस बुक में बताया गया, इसलिए भाई सतत पोषणीय विकास के का कंसेप्ट यहाँ पर आता है, ध्यान आपको रखना है। आगे चलें। और 20वीं सदी के अंत में जब पर्यावरणीय समस्या और प्रदूषण बढ़ने लग गए, तब दुनिया भर में चिंता बढ़ी कि भाई विकास तो हो रहा है लेकिन इसका असर प्रकृति पर दबा के पड़ रहा है और आने वाली पीढ़ियों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। क्या पता उनके लिए भाई पर्यावरण के नाम पर कुछ ना हो और बस प्रदूषण ही प्रदूषण हो, सीधी सी बात है ना। अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र क्या कदम उठाता है, देखो भाई। तो इस चिंता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग WECD बनाया, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाले चैप्टर में, कि भाई विश्व पर्यावरण और विकास आयोग WECD, ठीक है, ये बनाया। इस किसलिए बनाया भाई, कितनी प्रदूषण पर्यावरण संबंधी समस्या में देखने को मिल रही थी। और इस आयोग की अध्यक्ष नॉर्वे की प्रधानमंत्री गरो हरलेम बर्टलैंड थी। तो इन्होंने एक रिपोर्ट भी पेश कर दी जिसको हम बर्टलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, है ना, ध्यान रखना है। तो जो ये आयोग बनाया गया, ठीक है भाई, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग, तो इसके आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई, नॉर्वे की प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या था, गरो हरलेम ब्रटलैंड। अब देखो, अब ब्रटलैंड रिपोर्ट, ठीक है, नाम भी बड़ा अटपटा सा है यार, ठीक है। देखो ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 में आई थी, तो आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट और कॉमन फ्यूचर प्रस्तुत करी, जिसको हम ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें एक परिभाषा दी गई सतत पोषणीय विकास की। तो यहाँ पर बताया गया भाई सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या है। तो एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। वही तो चीज मैंने बताई। अब तुम एक ही बात को चाहे यूं कह लो चाहे तुम यूं कह लो, बात एक ही है ना, ध्यान रखना है कि भाई आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित भी नहीं करना है, और जो अपनी वर्तमान पीढ़ी है उनकी आवश्यकता की पूर्ति भी होती रहे। समझ आ गया तुम्हें। तो ये क्या अपनी भाई परिभाषा हो जाएगी जो कि बर्टलैंड रिपोर्ट में दी गई है, आ सकता है MCQ में। अब आगे हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। देखो कमान क्षेत्र का मतलब जहां पर भाई कोई परियोजना से कोई प्रणाली लागू गई है वहां पे हमें सिंचाई करनी है, सीधी सी बात है। तो इंदिरा गांधी नहर भी एक ऐसी परियोजना है जो कि पर्टिकुलर कुछ एरिया में सिंचाई या पानी देने के लिए लाई गई है, बनाई गई है ना, ध्यान रखना। तो इंदिरा गांधी नहर का कमान क्षेत्र क्या, उसकी तो बात हम करेंगे। तो इंदिरा गांधी नहर के बारे में डिटेल में बात करने वाले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता दे रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, ठीक है। यहाँ से बनेगा या तो सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय, एक अगला टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन बनता है आपका 100%, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर का पूरा मैप दे रखा है आपकी बुक के अंदर, अगर एनसीईआरटी साथ में लेके बैठे तो आपको दिख रहा होगा, है ना। देखो अगर मैं बात करूं तो पहले इस इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था भाई, राजस्थान नहर, क्योंकि राजस्थान के जो जिले हैं उसको ही यहाँ पर सिंचाई दी जाती है। अब राजस्थान नहर कहा जाता था, लेकिन अब इसको इंदिरा गांधी नहर कहा जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आपको पता है 1984 में इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी, ठीक है। उन्हीं के बॉडीगार्ड ने उनको उड़ा दिया था गोली से, तो ऐसे में उन्हीं के सम्मान में इसका नाम बदल दिया गया था और इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसे पहले राजस्थान नहर कहा जाता था, और यह भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणालियों में से एक और इंडिया की सबसे लंबी नहर भी है। और इसका विचार 1948 में कंवर सेन ने दिया था, जो आप
देख भी सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने एक सिविल इंजीनियर थे, तो इन्होंने दिया है। और नहर का निर्माण कार्य 31 मार्च 1958 को शुरू हुआ। 1948 में भाई आइडिया आया दिया, और 31 मार्च 1958 को शुरू हो गया। और जो ये नहर है पंजाब के हरी के बांध से निकलती है और राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाकिस्तानी सीमा के लगभग 40 किलोमीटर समानांतर बहती है। ठीक है भाई, जो राजस्थान से जो है पाकिस्तान सीमा लगती है, तो उसके समानांतर लगभग 40 किलोमीटर समानांतर बहती है। मतलब कि मान लो ये ऐसे सीमा है पाकिस्तान की, तो इसके लगभग 40 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, तो ऐसे समानांतर पे क्या है, ये नहर बह रही है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 मिनट को। ठीक है भाई, ध्यान रखना है तुम्हें। और नहर की कुल लंबाई जो कि एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है 9060 किलोमीटर तय की गई है, और ये लगभग 19.63 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराती है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब यहाँ पर मैंने बताया भाई ये नहर पंजाब के हरी के बांध से निकलती है। ठीक है, पंजाब के अगर हरी के बांध की बात करता हूँ, देखिए तो ये हरी के बांध, हरी के बैराज जिसको आप कह सकते हो, जो कि सतलुज नदी और व्यास नदी के संगम पर बना है। सतलुज नदी और व्यास नदी जहां पर मिल रही हैं उनके संगम पर क्या बना है, हरी के बांध बनाए, जहां से आपकी जो है क्या निकल रही है, इंदिरा गांधी नहर, जिसको राजस्थान नहर कहा जाता था, निकल रही है। और ये वो हिस्सा है यहाँ पर जहां मैं रेड रेड सर्कल बना रहा हूँ, ये मेन सिर है, मेन हेड है इंदिरा गांधी नहर का। ठीक है, और इसका एंड की बात करूं जिसे बोला जाता है मुख्य नहर पुछ, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दिखा रहा हूं मैं। और एंड पॉइंट जहां पर ये नहर सिंचाई देती है वो जिला कौन सा, बाड़मेर है। ध्यान रखना है, पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी थोड़ा बस जनरल ओवरव्यू ले लो कि हरी के बैराज से निकलते हैं। मेन जिसका सिर हेड है इस नहर का, वो गंगानगर के पास जो आपका है ना, ये वाला इधर है। ध्यान रखना है, मैंने सर्कल करा है। उसके बाद मुख्य नहर पूछ आपका इस साइड दिखा रखा है जैसलमेर के पास, और बाड़मेर तक उसका टोटल पानी जाता है। ध्यान रखना है, एंड पॉइंट है कह सकते हो। समझ आ गया, मैंने पूरा बता दिया तुमको। और नहर का जो निर्माण है 2 चरणों में हुआ ही है, एक चरण में नहीं हो गया, 2 चरणों में, यानी 2 स्टेप में आप कह सकते हो इसका काम पूरा हुआ है। तो चरण 1 की अगर मैं बात करता हूं, तो चरण 1 का कमान क्षेत्र, चरण 1 का कमान क्षेत्र का मतलब ये हो गया भाई चरण 1 में कौन कौन सी जगह ली गई जहां पर सिंचाई करनी है, जहां पर सिंचाई की जरूरत है, पानी की जरूरत है, तो वो कमान क्षेत्र हो गया। तो चरण 1 का कमान क्षेत्र आपका गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, जो कि राजस्थान के ही जिले हैं। ध्यान रखना है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले के उत्तरी भाग में पड़ता है। चरण 1 का जो कमान क्षेत्र है जहां पर पानी देना है, सिंचाई करनी है, तो इन जिलों का उत्तरी हिस्सा है। और इस चरण के कमान क्षेत्र का भूतल थोड़ा कैसा, उबड़ खाबड़ है, समतल देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो कमान क्षेत्र है, यहाँ पर जो पानी पहुंचाना है, ये थोड़ा उबड़ खाबड़ है। और इसका कृषि योग्य कमान क्षेत्र 5.53 लाख हेक्टेयर है। मतलब ऐसा कमान क्षेत्र जहां पर अगर सिंचाई करी जाती है तो वहां पर कृषि हो सकती है, तो इतना वो लाख हेक्टेयर जगह है। ध्यान रखना। चरण 2 की बात करूं, तो चरण 2 का कमान क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू जिलों में 14.10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर फैला हुआ चरण 2। ठीक है, उसके बाद इसमें स्थानांतरित बालू टिब्बे वाला मरुस्थल भी पाया जाता है। ठीक है, जो बालू वगैरह उड़ती रहती है इस स्थान पर बेसिकली। ठीक है, और जहां स्थानांतरित बालू टिब्बे पाए जाते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सेकंड चरण में आप ये वाला एरिया आप कह सकते हो आता है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब चरण 1 जो है, ये सिंचाई जो है 1960 के दशक की शुरुआत में हो गई थी। तो चरण 1 में आपको जितने मैंने एरिया बताया है, जगह बताई, जिले बताए हैं, 1960 के दशक की शुरुआत में यहाँ पर शुरू हो गई थी। और चरण सेकंड की बात करूं तो यहाँ पर 1980 के दशक के मध्य में यहाँ पर सिंचाई चालू हुई थी। जो और 1980 के मध्य का दशक का 1980 के दशक के मध्य का मतलब हो गया 1985। ध्यान रखना है। ठीक है, अब नहर के असर की बात करता हूं मैं कि भाई नहर का असर क्या रहा। बाकी अगर मैप में दोबारा चल लेते हैं भाई, देखो। ठीक है, देखो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर ना कुछ बॉक्स तुम्हें दे रखे हैं ये। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये जो अगर एनसीईआरटी साथ में लेके बैठो तभी दिखेगा तुम्हें। तो यहाँ पर नीचे का बहाव, नीचे उत्पादक। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि तो ये वाला एरिया है, यहाँ से निकली पंजाब के हरी के बांध से निकली, तो ये एरिया है, ये वाला एरिया है। ठीक है, और आपका तो ये वाला एरिया है ना, ये आपका चरण 1 में आता है। उसके बाद चरण 2 की बात करूं तो आपका ये वाला एरिया आ गया। ठीक है, ध्यान आपको रखना है।
और जैसलमेर, ये पूरा आपका क्या है चरण 2 का एरिया आ जाता है, ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। बता चुका हूँ। अब इंदिरा गांधी नहर तो बन गई है, सिंचाई करी जा रही है, इसके कुछ नुकसान हुए हैं, कुछ फायदे हुए हैं, तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हमें देखने को मिले हैं। देखो, अगर मैं नहर के असर की बात करता हूँ तो नहर ने सूखे इलाके की जो पारिस्थितिकी है और अर्थव्यवस्था है और जो समाज है, तीनों को बदल दिया। पारिस्थितिकी मतलब वही वही प्रकृति, पूरी नेचर पूरा बदल दिया भाई, किस प्रकार से जो वहाँ का जो पारिस्थितिकी है, मतलब कि सामंजस्य है जीवों के साथ, वो पूरा बदल चुका है इस नहर की वजह से। अर्थव्यवस्था और समाज तीनों को बदला है, ठीक है भाई। अर्थव्यवस्था तो बदलेगी ना, अब कृषि अच्छे से हो जाएगी लोगों की, और समाज में तो समाज बदलेगी ऑटोमेटिकली। और इससे इस क्षेत्र को पर्यावरणीय पारिस्थितिकों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव देखने को मिले हैं। पर्यावरण परिस्थिति की अगर बात करता हूँ तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, तो इसकी हम बात करेंगे, पहले सकारात्मक देन नकारात्मक। पहले अच्छी बातें करनी चाहिए, फिर गलत बात करनी चाहिए, ध्यान रखना है, या नुकसान की बात करनी चाहिए। तो देखिए, मिट्टी में लंबे समय तक नमी रहना सकारात्मक है भाई। पहले सूखा रहता था, तो इंदिरा गांधी नहर से मिट्टी में लंबे टाइम तक नमी रहती है। और वनीकरण और चरगा विकास से जमीन हरी भरी रही, भाई पेड़ वगैरह लगाए गए, ध्यान रखना, इसी नहर क्षेत्र के अंतर्गत फिर भाई पेड़ वगैरह लगाए गए, जिसको हम वनीकरण भी कहते हैं। और चरगा विकास हुआ, जिससे जमीन हरी भरी रही। और हवा से मिट्टी उड़ने की समस्या और नहर में रेत जमने से की प्रक्रिया धीमी पड़ना। क्या होगा भाई, जो पहले मिट्टी उड़ती थी, वो समस्या थोड़ी कम हो गई, और जो नहर में रेत जमने की जो प्रक्रिया वो भी धीमी पड़ने लग गई, ठीक है भाई, ध्यान रखना है, सकारात्मक प्रभाव है। मतलब नहर जो मिट्टी उड़ना बंद हो गई और नहर नहर के पास रेत जमना स्टार्ट हो गई। और नकारात्मक की बात करूं, अब देखो पानी तो अंधाधुंध जा रहा है नहर से, तो ज्यादा पानी और लगातार सिंचाई से जल भराव की समस्या, पानी जमा होने लग गया। और मिट्टी में लवणता यानी कि नमक बढ़ने की समस्या पैदा हो गई, जो कि फसलों के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि जब पानी तो नहर में आ रहा है, सतलुज और व्यास नदी के संगम पर बना हरिके बांध, वहां से पानी निकल रहा है, ध्यान रखना है। तो वहां से तो पानी में लवण, तो पानी में तो लवणता होती होती, सीधी सी बात है। तो उससे क्या है, अब इसी बात है, सिंचाई तो कर रहे हो तो मिट्टी में लवणता बढ़ रही है, इस समस्या पैदा हो चुकी है, ध्यान रखना है। और लवण का मतलब नमक बढ़ना है। अब कृषि पर क्या असर देखने को मिला, कृषि पर असर भी तो है भाई। देखो, पॉजिटिव तो भाई है भाई, कृषि उत्पादन बढ़ा है। नेगेटिव यह भाई कि फसल नुकसान हुई है, ध्यान रखना है कि भाई लवणता की मात्रा बढ़ गई है, ध्यान रखना जमीन के अंदर। तो नहर आने से इस इलाके की कृषि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बदल गई है। पहले यहाँ खेती में सबसे बड़ी समस्या मिट्टी में नमी की कमी थी भाई, सूखा था ना, तो मिट्टी में नमी नहीं होती तो कृषि हो नहीं पाती थी। लेकिन अब नहर से सिंचाई क्षेत्र बढ़ गया है, और कृषि भूमि और फसल चक्र दोनों बढ़ गए हैं, ठीक है ना। फसल चक्र मतलब कि कितने टाइम तक फसल उगा रहे थे, तो वो दोनों बढ़ गए हैं, ध्यान रखना है। अब फसलों में बदलाव भी देखने को मिला है। पहले नहर से पहले कोई और सी फसल उगाई जाती थी, नहर के बाद कोई और सी फसल उगाई जा रही है। तो पहले चना बाजरा ग्वार उगाया जाता था, लेकिन अब गेहूं कपास मूंगफली चावल उगाई जाती है। और ये सारी फसल लगभग क्या हैं, जिसमें ज्यादा पानी चाहिए होता है, वो हैं। पहले पानी नहीं था तो हम यहाँ पर सिर्फ चना बाजरा ग्वार उगा रहे थे, लेकिन अब पानी अपने पास बहुत आ गया है इन जीरों के पास, तो गेहूं कपास मूंगफली चावल उगा रहे हैं। देख रहे हो, समय समय की बात है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई पहले कौन सी फसल, और फसल के बाद मतलब कि जब नहर बन गई तो और सिंचाई का काम पूरा हो गया, तो उसके बाद फसल में बदलाव देखेंगे। अब आगे हम बात करेंगे सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ये दो टॉपिक राष्ट्र के बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चैप्टर से। तो अब देखो, कुछ भी अच्छा काम होता है ना, तो कोई ना कोई पीछे कुछ ना कुछ बताने आ ही जाता है, सीधी सी बात है, वही बात हुई। तो बहुत से विद्वानों ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पारिस्थितिकीय प्रयोजनता पर प्रश्न उठाए कि भाई जो इंदिरा गांधी नहर बना दी ना, ये ढंग से उस जिलों को पोषण तो करेगी, लेकिन इसका नुकसान है। तो सवाल उठाने चालू कर दिए लोगों ने, बहुत से विद्वानों ने। तो पिछले 4 दशकों में जिस तरह से इस क्षेत्र में विकास हुआ है, और इससे जिस तरह का भौतिक पर्यावरण का निम्नीकरण हुआ है, तो विद्वानों के इस दृष्टिकोण को काफी हद तक सही माना गया है, सही ठहराया गया है बाकी लोगों के द्वारा, बाकी विद्वानों द्वारा, है ना। विकास तो हुआ है, लेकिन भौतिक पर्यावरण का नुकसान भी हुआ है, निम्नीकरण हुआ है भाई, क्वालिटी में डिग्रेडेशन हुआ है भौतिक पर्यावरण में, ठीक है। जैसे कि मृदा अपरदन होना, ठीक है, मतलब कि जब नहर बह रही तो वहां से मिट्टी का पूरा हिस्सा जो ऊपर की लेयर है वो हट जाना, मृदा अपरदन कहलाता है ये, है ना। तो ये सब, और लवणता बढ़ना, तो ये भौतिक पर्यावरण का निम्नीकरण हुआ है। तो इसलिए जो है, जो विद्वानों की बातों को सही ठहराया गया है। भाई अगर ऐसा निम्नीकरण नहीं चाहिए तो कुछ उपाय बताए गए हैं जिनको फॉलो करने की बात करी गई है।
तो इस कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पारिस्थितिकीय सतत पोषणीयता पर बल देना होगा अगर हमें ढंग से विकास करना है, क्योंकि अभी तक नहीं दिया जा रहा है। तो अब क्या है, इसके लिए कुछ उपाय दिए हैं। इसलिए इस कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए को बढ़ावा देने के लिए भाई प्रस्तावित 7 उपायों में से 7 उपाय प्रस्तावित है, उसमें से 5 उपाय को करना है। वैसे 5 उपाय पारिस्थितिकी संतुलन पुनः स्थापित करने पर बल देते हैं। 7 में से 5 जो है वो पारिस्थितिकीय संतुलन बनाने पर या पारिस्थितिकी संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए बल देते हैं। तो 7 उपाय कौन कौन से उसकी हम बात करेंगे। पहला क्या है, देखो पहला जो उपाय दिया गया है भाई सतत पोषणीय विकास के लिए इंदिरा गांधी नहर के कंटेक्स्ट में, तो जल प्रबंधन नीति का कठोरता से पालन करना। भाई जो जल प्रबंधन की बात करी जाती है, आपको मैंने बताया जल संसाधन में, ठीक है ना, जल प्रबंधन के बारे में। तो जल प्रबंधन नीति का कठोरता से कार्यान्वयन करना है, जैसा बोला गया नीति के अंदर उसको वैसा ही फॉलो करना है। और इस नहर परियोजना के चरण 1 में जो कमान क्षेत्र आते हैं उसमें फसलों की रक्षा करनी है, ठीक है। और चरण 2 में फसल उगाने और चरगाह विकास के लिए विस्तारित सिंचाई का प्रावधान भी करना है। देखो फसल चरण 2 में फसल उगाना है तो है ही, और चरगाह विकास भी करना है। तो उसके अब फसल उगानी तो उसके लिए विस्तारित सिंचाई का प्रावधान करना है, यानी सिंचाई के क्षेत्र को और बढ़ाना है, पर्टिकुलर कुछ जिलों तक ही सीमित नहीं रखना है। पहला तो ये बोला गया। दूसरा उपाय ये दिया गया भाई कि जल सघन फसलों को नहीं बोया जाना है। मतलब ऐसी फसलें जिसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है उनको नहीं बोना है, बल्कि इसका पालन करते हुए, मतलब कि सघन फसलों को नहीं बोना, इसका पालन करते हुए बगाती कृषि करनी है। बगाती कृषि क्या होती है, जिसको आप रोपण कृषि भी कह सकते हो, ठीक है, रोपण कृषि भी कह सकते हो। इसमें किसी एक फसल को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, ठीक है, उगाया जाता है। तो यहाँ पर खट्टे फलों की बात करी गई है ना, बड़े पैमाने पर एक ही फसल को उगाया जाता है। बताया तो मैंने फर्स्ट बुक में तुम्हें रोपण कृषि के बारे में, है ना। तो इसके अंतर्गत खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए, यहाँ पर ये बोला गया दूसरा उपाय। समझ आ गया। आगे मैं बात करूं तीसरा उपाय कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जैसे कि भाई नालों को पक्का करना। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो तीसरा उपाय है कि भाई जहां पर तुम सिंचाई कर रहे हो ना, जहां पर तुम उस कमान क्षेत्र में जहां पर तुम पानी पहुंचा रहे हो, तो वहां पर पानी का वेस्टेज ना हो, पानी उस जगह तक सीमित रहे। तो उस पानी की क्षति रोकने के लिए क्या क्या यहाँ पर बात करेगा उसको देखो। तो कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे कि नालों को पक्का करना हो गया, भूमि विकास करना, अगर वहां पे भूमि उबड़ खाबड़ है तो समतलन करना भूमि को, और बाढ़ बंदी करना, यानी कि ओसरा पद्धति जिसे हम कहते हैं, जिसका मतलब क्या है कि निकास के कमान क्षेत्र में नहर के जल का समान वितरण करना। यानी जो कमान क्षेत्र है वहां पर समान वितरण रहे, कहीं ज्यादा पानी कहीं कम ना रहे, ठीक है ना। तो निकास के कमान क्षेत्र में जहां पर नहर का पानी लाया जा रहा है उस कमान क्षेत्र में उस जल का समान वितरण रहे और प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए। ये जितनी बातें मैंने ऊपर बताई हैं, भूमि का विकास, समतलन करना, बाढ़ बंदी करना, ताकि पानी बाहर ना जाए, ताकि जो पानी बहता जल है ना उसकी क्षति ना हो सके मार्ग के अंदर। मतलब पानी मान लो इस जगह पे आ रहा है ना, पानी मान लो यहाँ से बहता हुआ आ रहा है, तो पानी इधर उधर बह ना जाए। तो यहाँ पर क्या भाई कुछ ऐसा सिस्टम बना दो, बाढ़ बंदी कर दो, ताकि पानी बाहर ना निकले, भूमि उबड़ खाबड़ उसको समतलन करवा दो, है ना। और इस प्रकार जलक्रांत और लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जाएगा। जलाक्रांत वो होता है जहां पर एक जगह पे बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाए तो जलाक्रांत होता है। तो इस प्रकार जलाक्रांत और लवण से जो प्रभावित क्षेत्र हैं या भूमि है उसको फिर से पुनरुद्धार किया जा सकेगा अगर हम ये सब चीजें कर देंगे तो। समझ आ गया। उसके बाद वनीकरण, वृक्षों का रक्षण मेखला। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ तुमसे या बता रहा हूँ, सॉरी पूछ क्या रहा हूँ, ठीक है, वृक्षों का रक्षण मेखला, इसका मतलब क्या होता है कि भाई पेड़ों को वनीकरण कर रहे हो, यानी पेड़ पौधे लगा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम वृक्ष को क्या लगा लो, एक ही पंक्ति में लगा दो। वृक्षों का समूह एक ही पंक्ति में लगा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं वृक्षों का रक्षण मेखला, जो कि हवा के प्रभाव को कम करता है, जिससे जो मिट्टी है उसका कटाव रुक जाता है, ठीक है, मिट्टी जो रेत वगैरह वो उड़ता नहीं है, तो हवा रुक जाती है इससे। तो वही बात है। तो वनीकरण जिसके तहत हम वृक्षों का रक्षण मेखला का निर्माण कर रहे हैं और चरगा का विकास करना है, तो ये अगला उपाय बताया गया है। और विशेषकर चरण 2 के भंगुर पर्यावरण में पारितंत्र विकास के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, मैं तुम्हें बताया था चरण 2 में वो सारे एरिया आते हैं जहां पर बालू टिब्बे वाले मरुस्थल है, जहाँ पे धूल वगैरह का बहुत वो है। तो ऐसे में क्या करना है, वृक्षों का रक्षण मेखला बनाना जिससे वो बालू वगैरह उड़ ना पाए, अपनी जगह पर रहे।
हवा, क्योंकि हवा को रोक देता है ना ये। अगर हम वृक्षों का रक्षण मेखला बना देंगे, तो इसका वृक्षों का रक्षण मेखला बता दिया मैंने, जहाँ पे पेड़ को एक ही पंक्ति में लगाया जा रहा है एक साथ, समझ आ रहा है। और पारितंत्र विकास वहां पर करना है, मतलब पारितंत्र वही होता है भाई, भाई पर्यावरण के साथ किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करा जा रहा है। और अगला देखो भाई, इस प्रदेश में सामाजिक सतत पोषणता का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है यदि निर्धन आर्थिक स्थिति वाले भू आवंटियों को कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय और संस्थागत सहायता उपलब्ध कराई जाए। सीधी सी बात है ना, अगर तुम्हें सतत पोषणीयता के तहत विकास करना है, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए, ठीक है, जो कि नहीं हो रहा तो ये उपाय दिए गए, जैसे बोला गया जो निर्धन आर्थिक स्थिति वाले किसान हैं या भू आवंटी हैं, उनको कृषि के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन दो और संस्थागत सहायता भी देनी है। मतलब ये संस्थाएं होनी चाहिए, अगर उनको ऋण चाहिए तो ऋण मिल जाए, है ना, वित्तीय सहायता चाहिए तो वित्तीय सहायता मिल जाए, तो ये पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए उनके लिए। आगे चलें, और यही बताया गया कि भाई मात्र कृषि और पशुपालन के विकास से इस क्षेत्रों में आर्थिक सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को साकार नहीं किया जा सकता। ये तुम सोच रहे हो भाई कृषि हो जाए और पशुपालन हो जाए तो इससे इन क्षेत्रों का आर्थिक सतत पोषणीय विकास हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर क्या करना है भाई, कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों के साथ विकसित करना है। यानी कृषि को और पशुपालन को तो विकसित करना ही करना है, लेकिन एक साथ जो अन्य सेक्टर अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी के उसको भी डेवलप करना है, ताकि लोगों को रोजगार मिल जाए, तभी उस कमान क्षेत्र का विकास अच्छे से हो पाएगा। और इनसे इस क्षेत्र में आर्थिक विद्युतीकरण होगा, है ना। जब तुम अर्थव्यवस्था के बाकी सेक्टरों को भी डेवलप करोगे तो इससे क्या होगा, आर्थिक विविधीकरण होगा, लोग बाकी क्षेत्र में भी घुस पाएंगे। और मूल आबादी है गांव की, वो कृषि सेवा केंद्रों और विपणन केंद्रों, यानी जो मंडी वगैरह होती है ना, विपणन केंद्र का मतलब मंडी हो गया, ध्यान रखना, के बीच प्रक्रियात्मक संबंध स्थापित होंगे। जब लोग बाकी चीजों में काम करने लग जाएंगे तो जो कृषि कर रहे हैं, है ना, और जो विपणन केंद्र है, इनके बीच प्रक्रियात्मक संबंध हो जाएगा। प्रक्रियात्मक संबंध में तुम्हें बताया था किसमें, मानव बस्ती वाले चैप्टर में, प्रक्रियात्मक संबंध का मतलब होता है दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर डिपेंड है ना, दोनों का काम नहीं चलेगा, वहां पर प्रक्रियात्मक संबंध हमें देखने को मिलता है। तो कृषि सेवा केंद्रों और विपणन केंद्रों के बीच क्या करना, प्रक्रियात्मक संबंध बनाना। कृषि सेवा केंद्र का मतलब गांव हो गया बेसिकली, जहां पर कृषि वगैरह हो रही है, विपणन केंद्र जहां पर मंडी वगैरह होगा, जहां पर वो माल अपना बेचेंगे, है ना, ध्यान रखना है। तो इसको भी इनके बीच में क्या प्रक्रियात्मक संबंध होना चाहिए, ये पूरा एक ही उपाय है, ध्यान रखना, ये दो उपाय नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया तुम्हें, सातों के सातों उपाय बता दिए, तुम्हें समझ भी आया होगा। और यहाँ पर तुम्हारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। कुछ भी डाउट है भाई कमेंट में पूछ लो, ठीक है, मेरे से इंस्टाग्राम में पूछ लेना, पर्सनलिटी कोई कुछ दिक्कत तुम्हें आ रही है तो। बाकी वीडियो पसंद है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कुछ डाउट है तो बता दे कहाँ पूछना है, ताकि बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।